गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ जाओ सब लोग, फटाफट से शुरू करते हैं कार्यक्रम। सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज आ रही मेरी? मेरी आवाज आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं सबको? सबको दिखाई दे रहा हूं मैं? कल की क्लास का पीडीएफ बेटे, वो जो लिंक है ना, उसी पे जाइए, उस लिंक पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक शेयर कर देता हूं वापस से। डेली इसी लिंक पे जाना है आपको। ये लिंक शेयर कर रहा हूं मैं, इस लिंक को आप सेव करके रख लो। डेली इसी पे जाना है आपको। तेजस, क्या प्रॉब्लम है? पेंडुलम का 7th क्वेश्चन में एक्स और वी का डायरेक्ट रिलेशन दिखा, हाँ? लेकिन वहां इनवर्स था सर। नहीं, सही था ना? अपना जो रिलेशन आया था वो क्या आया था? अपना रिलेशन आया था v इंटू एक्स की पावर हाफ, दैट वाज कांस्टेंट। तो यहां से v प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? एक्स की पावर माइनस हाफ हो जाएगा ना। क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब सब लोग आ गए हैं, शुरू करते हैं। सब आ जाएगा शिवम, आगे वेट करो अभी थोड़ा सा। सब धीरे धीरे सब आता आगे आता जाएगा। अभी लेवल शुरू हुआ है ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और बहुत सारी चीजें आएंगी, तब हम उन चीजों को समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं भाई लोग। चलिए, तो आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास में, आवाज आ रही है सब लोगों को? सबको आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं आप मुझे? देख पा रहे हैं? मॉड्यूल का होमवर्क, मॉड्यूल में जो लोग जो जो टॉपिक हम लोग कर लेंगे, उसमें एक्सरसाइज में टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, तो आप उनको सोल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो आपको ध्यान होगा, ड्राइव पे मैंने मॉड्यूल के सॉल्यूशन अपलोड किए हुए हैं, उनकी आप हेल्प लें। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो एक ऐप है, ई सॉल्यूशन ऐप। ई सॉल्यूशन ऐप है, एलन का ही है। उस पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को भेजें तो वहां से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में कूलम्ब फोर्स और सुपरपोजिशन के बारे में। हम लोगों ने कूलम्ब और सुपरपोजिशन के बारे में खूब सारे प्रॉब्लम्स लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। वो सब होने के बाद अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। आज भी हमें कूलम्ब और सुपरपोजिशन की बातों को और कंटिन्यू करना है। बस उसमें एक एक्स्ट्रा शब्द ऐड होने वाला है, इक्विलिब्रियम। जी हाँ, इक्विलिब्रियम ऐड होने वाला है। ध्यान दें, सबसे पहले हमें बात करनी है हाउ टू फाइंड इक्विलिब्रियम लोकेशन। मान लीजिए 2 पॉइंट चार्ज का कोई सिस्टम हमें दिया हुआ है, तो उस सिस्टम में हमें ऐसी जगह लोकेट करनी है, ऐसा पोजीशन फाइंड आउट करना है जहां पर रखे चार्ज पर नेट फोर्स 0 आए। उस पोजीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा आज, टू फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट। टू फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या मतलब है, समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और उनके बीच में कोई ना कोई सेपरेशन है R। ये देखिए 2 पॉइंट चार्ज है बच्चों, Q1 एंड Q2, और उनके बीच का सेपरेशन है R। ठीक है, मुझे कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज के इस सिस्टम में मुझे इक्विलिब्रियम लोकेशन को फाइंड आउट करना है। यानी मुझे वो जगह ढूंढनी है जहां पर अगर मैं कोई चार्ज लाके रखूं तो उस पर नेट फोर्स क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको रफ लोकेशन पता करनी पड़ेगी। और रफ लोकेशन पता करने के नियम क्या है? रफ लोकेशन पता करने का नियम यह है, इफ सेम नेचर, अगर Q1 और Q2 दोनों अगर सेम नेचर के हैं, तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो कहां पे होगा? बिटवीन द चार्जेस।
between the charges. If opposite nature, तो कहां पे होगा? आउटसाइड द चार्जेस, आउटसाइड। और तीसरी बात, क्लोज टू स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज, स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज। यानी दोबारा समझिए कि बिल्कुल अलोंग द लाइन तो होगा ही, जो भी फोर्स लगेगा कैसा होगा? अलोंग द लाइन तो होगा सही, लेकिन वो दोनों चार्जेस के बीच वाली जगह में होगा या दोनों चार्जेस के बाहर की तरफ होगा, ये डिपेंड करेगा कि Q1 और Q2 का नेचर क्या है। मैं समझाता हूँ, सुने, अभी हम सवाल भी लेंगे इसके बारे में। सुने, आप सिर्फ सुनते जाए, मैं सब समझा दूंगा, है ना। बहुत बीच में जैसे कई बार आप लोग आगे वाली बातें पूछते हैं ना, उससे कहीं ना कहीं अपना वो रिदम बिगड़ता है। आप सुनते जाए, डोंट वरी, मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, हर चीज समझा के जाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट। सुने, बिल्कुल एकदम होता है ना सरेंडर करके, एकदम सुने पूरा। वेरी गुड। चले सुने, 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 है, मुझे कहा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम लोकेशन फाइंड आउट करिए। तो मैं सबसे पहले रफ लोकेशन की बात करना चाहूंगा। तो रफ लोकेशन के लिए क्या पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट, अगर दोनों सेम नेचर के, मींस दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस है, तो गारंटी है इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट के बीच में कहीं आएगा। और अगर दोनों अपोजिट नेचर के हैं, मींस एक प्लस और एक माइनस है, तो गारंटी है बीच में तो नहीं आएगा, बल्कि कहां है? आउटसाइड, आउटसाइड इधर या इस तरफ आने वाला है। तीसरी बात, तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो बीच में आए चाहे आउटसाइड आए, कहीं भी आए, इन गारंटी है वो हमेशा दोनों में से जो छोटा चार्ज होगा, दोनों में से जो कम मैग्नीट्यूड वाला चार्ज होगा, उसके ज्यादा नजदीक आएगा। तो बच्चों, इन तीनों रफ लोकेशन, इन तीनों पॉइंट्स को यूज करके हम क्या ला सकते हैं? रफ लोकेशन ला सकते हैं। और रफ लोकेशन आने के बाद अगर थोड़ा सा पेन चलाएंगे तो हम एग्जैक्ट लोकेशन भी ला सकते हैं। आइए इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। आइए, जैसे मानिए 2 पॉइंट चार्ज है, सपोज दिस इज 4Q, और मान लेते हैं Q है, और मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है R। 2 पॉइंट चार्जेस 4Q एंड Q, सेपरेशन इज R। मुझे सवाल बोला जा रहा है कि मुझे इक्विलिब्रियम पोजीशन को लोकेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, यस, रफ लोकेशन की बात करना है, बोलिए बिटवीन या आउटसाइड, बोलिए जल्दी बोलिए, बिटवीन या आउटसाइड, दोनों पॉजिटिव है, कम ऑन, दोनों पॉजिटिव है, बिटवीन या आउटसाइड, वेरी गुड, बिटवीन। बिटवीन होगा और छोटे के पास में होगा, विच वन इज छोटा? आई थिंक Q इज छोटा। तो मैं समझ गया कि वो मिड पॉइंट के, मिड पॉइंट पर नहीं होगा, बल्कि छोटे के ज्यादा पास होगा। तो क्या मैं रफली जान लूं कि Q के लेफ्ट साइड में हो जाएगा? यस। हाँ बच्चों, मैंने यहाँ पे मार्क किया है कि बिटवीन तो होगा और छोटे चार्ज के पास होगा, नहीं मैं समझ गया कि Q के ज्यादा नजदीक होगा। ये तो हो गया रफ लोकेशन। मान लो एग्जामिनर का नहीं नहीं एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, एक्जेक्ट बताओ कितना दूर पे है। तो मैं मान लेता हूं कि ये x दूर पर है। कितना दूर पर है? Q से x दूर पर है। अगर Q से x दूर पर है और आप कह रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो बच्चों अगर मैं यहाँ कोई Q चार्ज लाके रखता हूं तो उस पर नेट फोर्स 0 आना चाहिए। जरा देखिए, ये 4Q इस Q को रिपेल करेगा और वो Q भी इस Q को रिपेल करेगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ Q चार्ज लाके रखूंगा तो उस Q चार्ज पर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। And our requirement is net force should be 0, because what you are saying it is equilibrium position. If it is equilibrium position, then definitely this small q should be in equilibrium, and definitely net force on this charge should be 0. इसका मतलब हम समझ गए कि Q पर Q की वजह से लगने वाला फोर्स, that should be Q पर 4Q की वजह से लगने वाला फोर्स, दोनों के बराबर कर देते हैं। आओ करते हैं बराबर, क्या क्या आ जाएगा? KQQ अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज KQ 4Q अपॉन, हाँ ये डिस्टेंस कितनी हो रही है? R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वेरी गुड, फालतू बातें कैंसिल कर दीजिए, 1/x स्क्वायर 4 R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, रूट लीजिए दोनों साइड का, दिस इज 2 R माइनस एक्स। तो बच्चों यहां से सोल्व करके x आ रहा है मेरा R/3, यानी कि मेरा फाइनल आंसर क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर है? Q से R/3 दूर पर है। वैसे एक बात है, Q से R/3 दूर पर है, तो बताइए 4Q से कितना होगा? R/3 या 2R/3? बोलिए, दैट विल बी R माइनस R/3, दैट विल बी 2R/3। वेरी गुड, 2R/3 हो जाएगा, शाबाश, वेरी गुड। वैभव 2R/3 हो जाएगा, रितु बिल्कुल। तो क्या रहा? मुझे चार ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि उन्होंने मुझे डिस्टेंस कहां से दी है। अगर चार ऑप्शन में लिखा हुआ है Q से R/3 तो मैं उसको टिक कर दूंगा, और चार ऑप्शन में लिखा हुआ है कि 4Q से 2R/3 तो मैं उसको टिक कर दूंगा। इस तरह हम लोग बहुत आसानी से इक्विलिब्रियम लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मान लीजिए दिस इज -4Q और मान लीजिए ये Q चार्ज है, अगेन सेपरेशन कितना है? R। यस, अगेन सेम क्वेश्चन, मुझे पूछ रहे हैं कि
इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करना है। चलो कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, बीच में कि आउटसाइड? जल्दी बोलिए, बिटवीन क्या आउटसाइड? वेरी गुड, आउटसाइड। और आउटसाइड तो होगा लेकिन छोटे के पास होगा। कम ऑन टेल मी विच इज छोटा, विच इज छोटा, क्यू या -4q? कम ऑन, क्यू या -4q? कुछ लोग -4q भी बोल रहे हैं। आप लैंग्वेज पे गौर करें, मैंने कहा था स्मॉल मैग्नीट्यूड चार्ज, प्लस एंड माइनस आर जस्ट टाइप ऑफ चार्जेस, प्लस एंड माइनस आर जस्ट टाइप ऑफ चार्जेस। एक चार्ज का मैग्नीट्यूड q है और एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 4q है। मेक श्योर विच वन इज छोटा, q चार्ज इज छोटा। तो आउटसाइड होगा और q के पास होगा, तो मैं समझ गया कि हम इसको यहाँ मान सकते हैं q के राइट साइड में। मान लेते हैं x दूर पर है, और अगर ये x दूर पर है तो क्या करें? अगर मैं ये स्मॉल q रखता हूं तो उस पर नेट फोर्स 0 आना चाहिए। यस, कैपिटल की स्मॉल q को रिपेल करेगा और -4q स्मॉल q क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब अगर हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि उस पर नेट फोर्स 0 आए तो क्या होना चाहिए? q पर q का फोर्स और q पर -4q का फोर्स दोनों आपस में बैलेंस हो जाने चाहिए। अगर दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएंगे तभी तो नेट फोर्स 0 आएगा। चलो करते हैं। चलो बच्चे लोग, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू 4q अपॉन डिस्टेंस r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करके देखें आप, आपको आ रहा है x बराबर r। चेक करें फटाफट से, जल्दी से चेक करें, पेन चलाएं, बैठना नहीं किसी को भी। अंजू कितना आ रहा है? r। वेरी गुड। x का वैल्यू कितना आ रहा है? r आ रहा है। वेरी गुड, गुड। आ गया x का वैल्यू r, और x का वैल्यू r आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? कहां पर है अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन? अगर हम कहें q से कितना दूर पर है? r दूर पर। और -4q से कितना दूर पर है? r प्लस r यानी कि 2r। तो मुझे देखना पड़ेगा, शाबाश सम्राट, मुझे देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में डिस्टेंस q से दी गई है कि -4q से दी गई है। हम इजीली कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा। आई थिंक सब लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं ना, आसान होता है, सिंपल है। सबसे पहले रफ लोकेशन पता करिए, क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले रफ लोकेशन पता करिए, और रफ लोकेशन की डिस्टेंस किसी भी एक चार्ज से x मान करके रफ लोकेशन पे एक पॉइंट चार्ज q रखिए, उस पर लगने वाले दोनों फोर्स को आपस में इक्वेट करिए, और इक्वेट करने से क्या मिल जाएगा? अपने को एग्जैक्ट डिस्टेंस भी मिल जाएगी। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है q और दूसरा पॉइंट चार्ज भी है q, लेट सेपरेशन इज r। अगेन मुझे कहा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पता करना है। आई थिंक ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप अपने कॉमन सेंस से जानते हैं कि इस बार क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। आई थिंक इसको तो हम सोल्व भी नहीं करते, हम लोग कॉमन सेंस से जानते हैं कि क्या होगा? मिड पॉइंट। लेकिन मिड पॉइंट तो आपने बोला अपने कॉमन सेंस से। ऐसा करते हैं, जो गाइडलाइन मैंने दी है उसको फॉलो करते हैं, उससे भी वही आने वाला। आओ चेक करते हैं। चलो बच्चे लोग मेरा हेल्प करो। यस, दोनों प्लस प्लस हैं, कहाँ पे होगा? बीच में क्या आउटसाइड? बीच में। दोनों प्लस प्लस है, कहाँ पे होगा? बीच में। वेरी गुड। और छोटे के पास होगा। कम ऑन, विच वन इज छोटा? आई थिंक नो वन इज छोटा, नो वन इज छोटा। तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं, तो आई थिंक बीच में होगा, दोनों से बराबर दूर पे होगा। जरा कॉमन सेंस से बताइए कि दो, इन दोनों के बीच की ये जगह, जहां जो पॉइंट, ऐसा कोई पॉइंट जो दोनों से बराबर दूर पे, क्या हो सकता है? केवल मिड पॉइंट ही तो हो सकता है ना। वेरी गुड। तो आई थिंक एक बहुत कॉमन सेंस की बात है। आई थिंक इस बार क्या होगा? x बराबर r/2, यानी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। क्लियर है? तो आई थिंक अगर दोनों चार्ज बराबर है तब तो काम ही नहीं करना, कॉमन सेंस, मिड पॉइंट हो जाएगा। और हाँ, अगर दोनों चार्ज बराबर नहीं है तो फिर थोड़ा सा पेन चला के हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या आप लोग कर सकते हैं ऐसा? यस, आप ऐसा कर सकते हैं। अब बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा। ध्यान दीजिए, अगर ये वाकई में इक्विलिब्रियम पॉइंट है, आपने बोल दिया ये r/2, अगर ये वाकई में इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे अगर मैं स्मॉल क्यू चार्ज रख दूंगा तो स्मॉल क्यू चार्ज पर फोर्स कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। क्यों 0 आएगा? क्योंकि भाई स्मॉल क्यू कहाँ बैठा है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में बैठा है। और अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में बैठा है तो उस जगह को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि वहां पर बैठे चार्ज पर नेट फोर्स 0 है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि स्मॉल क्यू की वैल्यू 2 कूलम हो तब भी उस पर नेट फोर्स 0 आएगा। ये देखिए, ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, तो नेट फोर्स 0 आएगा। स्मॉल क्यू की वैल्यू अगर -3 कूलम हो तो भी नेट फोर्स 0 आएगा। वो -10 कूलम हो, वो 80 कूलम हो, वो कुछ भी हो जाए, हाँ, इस तरह से। ये देखिए, वो 80 गुलाम हो, उसकी वैल्यू -q/2 हो, उसकी वैल्यू -q/4 हो। मुझे बताइए, स्मॉल क्यू की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होने पे फोर्स 0 आएगा या एनी वैल्यू के लिए? एनी वैल्यू के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड जयेश जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट, बहुत अच्छा लैंग्वेज यूज किया है। स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में क्यों है? क्योंकि वो मिड पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में बैठा हुआ है। तो स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स कब 0 आएगा?
किसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए या किसी भी वैल्यू ऑफ चार्ज के लिए, किसी भी वैल्यू ऑफ चार्ज के लिए, एनी वैल्यू। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में बैठा हुआ है तो उसकी वैल्यू कोई पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए कि एनी वैल्यू, इट इज इन इक्विलिब्रियम फॉर एनी वैल्यू। ये मैसेज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है मैसेज? वेरी गुड। और बच्चों अगर ये मैसेज क्लियर है तो मैं अपनी बात पे आता हूं। ध्यान दीजिए, हमारे क्वेश्चंस में दो तरह के वर्ड्स चलते हैं, एक होता है पार्टिकल का इक्विलिब्रियम और एक होता है सिस्टम का इक्विलिब्रियम। फिर सुने, पार्टिकल का इक्विलिब्रियम एंड सिस्टम का इक्विलिब्रियम। मैंने कहा कि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, मैंने कहा कि ये कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, तो आपके पास क्या मैसेज जाएगा कि अच्छा इस पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, बाकी लोगों से मतलब नहीं। ठीक। मैंने कहा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या जाएगा, सिस्टम के हर मेंबर पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तभी तो कहेंगे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो ध्यान दें, पार्टिकल इक्विलिब्रियम मतलब उस पर्टिकुलर पार्टिकल पे नेट फोर्स 0, सिस्टम का इक्विलिब्रियम मतलब पूरे सिस्टम के हर मेंबर पे नेट फोर्स 0। एक क्वेश्चन से मैं अपना बात समझाऊंगा आपको। आइए, ये देखिए, पॉइंट चार्ज क्यू, पॉइंट चार्ज क्यू एंड लेट सेपरेशन इज आर, और यहाँ मिड पॉइंट पर हमने क्या रख दिया, क्यू रख दिया है। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है तो मैं इसको r/2 लिख रहा हूँ बच्चों, ये रख दिया मैंने। ठीक है, पॉइंट चार्ज क्यू क्यू, और ठीक मिड पॉइंट पे मैंने क्या रख दिया, स्मॉल क्यू रख दिया। ठीक है, मिड पॉइंट पे रख दिया ना। माय क्वेश्चन इज, हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड क्यू, हमें क्यू की वैल्यू पता करनी है। क्या बोल रहे हैं हमसे, फाइंड क्यू। दो क्वेश्चन है, पहला फॉर इट्स इक्विलिब्रियम, दूसरा फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम। ध्यान दीजिए, मैंने डिफरेंस दिखाने के लिए एक ही सवाल में दो सवाल ले लिए। कम, हमसे पूछ रहा है कि क्यू की वैल्यू क्या रखें। पहला रिक्वायरमेंट हमें फॉर इट्स इक्विलिब्रियम, केवल स्मॉल क्यू का इक्विलिब्रियम चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम, यानी कि पूरे सिस्टम का हमें इक्विलिब्रियम चाहिए। तो आइए एक एक सवाल पकड़ते हैं। सबसे पहले ले रहे हैं पहला सवाल। आइए फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, नोटिस करें कि अभी अभी हमारी बात हुई थी, स्मॉल क्यू कहां बैठा हुआ है, स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। और स्मॉल क्यू अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, स्मॉल क्यू अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, तो उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू पर नेट फोर्स 0 आएगा या एनी वैल्यू, एनी वैल्यू। हम जानते हैं Q इज इन इक्विलिब्रियम फॉर एनी वैल्यू। वही बात है ना जो अभी बात कर रहे थे हम लोग। अगर Q की वैल्यू 2 कुलाम हो, 5 कुलाम हो, -10 कुलाम हो, Q हो चाहे -Q हो चाहे Q/4 हो, अरे भाई वो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो हर हाल में इक्विलिब्रियम में होगा। यानी कि Q किसमें इक्विलिब्रियम, Q की कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए कि कुछ भी चलेगा, बोलिए, एनी वैल्यू। वेरी गुड अफरीन, अंजलि, वेरी गुड। कुछ कुछ पर्टिकुलर वैल्यू चलेगी या कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, है ना, ये हो जाएगा। ये तो पहला पार्ट है। यानी कि अगर स्मॉल क्यू का इक्विलिब्रियम देखना है, यानी कि स्मॉल क्यू का इक्विलिब्रियम मतलब केवल इसका भला, और सिस्टम का इक्विलिब्रियम मतलब इसका भला कि सबका भला, सबका भला। फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट इसका भला, तो इसका भला के लिए तो कुछ भी चलेगा। अब आते हैं सबका भला, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी। किस तरह से बढ़ा दी समझिए, ये देखिए, दिस वाज कैपिटल क्यू, दिस वाज कैपिटल क्यू, और यहाँ मिड पॉइंट पे आपने क्या रख दिया है, स्मॉल क्यू रख दिया है। नाउ व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू आर टॉकिंग अबाउट सबका भला। व्हाट यू आर डिमांडिंग नाउ, सबका भला, यानी कि सब पे नेट फोर्स 0 आना चाहिए। तो बच्चों वैसे में आप क्या करेंगे कि मिड, ये डिस्टेंस आपको पता ही है r/2 है, और ये डिस्टेंस आपको पता ही है r। ठीक है, जब आपको सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात करनी हो तो अब स्मॉल क्यू की कोई भी वैल्यू नहीं चलेगी, बल्कि इसके लिए कुछ स्पेशल वैल्यू ढूंढ के लाना पड़ेगा। वेरी गुड, इसके लिए कोई स्पेशल वैल्यू ढूंढ के लाना पड़ेगा। एंड हाउ टू गेट दैट स्पेशल वैल्यू, प्रोसीजर सुने। स्मॉल क्यू को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रखने के बाद सिस्टम के बाकी मेंबर्स में से किसी भी एक मेंबर पर नेट फोर्स बनाइए और उसको क्या करिए, 0 करिए। फिर सुन ले, स्मॉल क्यू को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखने के बाद सिस्टम के बाकी मेंबर्स में से किसी भी एक पर काम करना है, किसी भी एक पर नेट फोर्स बनाना है, और नेट फोर्स बना के उसको क्या करना है, 0 करना है। तो आइए करते हैं। यस, मान लीजिए मैं इस कैपिटल क्यू पे, इस पे फोर्स निकाल रहा हूं, इस वाले पे। तो आइए कैपिटल क्यू पे इस तरफ फोर्स कितना लग जाएगा, KQ/r²। इस कैपिटल क्यू पे मैं राइट साइड वाले कैपिटल क्यू पे फोर्स निकाल रहा हूं, तो राइट साइड वाले कैपिटल क्यू पे जो लेफ्ट मोस्ट वाला कैपिटल क्यू कितना फोर्स लगा रहा है, KQ/r², रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। और ये स्मॉल क्यू जो है, हमें इसका नेचर, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं पता, तो अभी पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ये भी इसको रिपेल करेगा। कितना रिपेल करेगा, KQQ/r/2 का होल स्क्वायर।
तो आप देख रहे हैं मैंने कैपिटल क्यू पर फोर्स स्टडी करना था। अब आ जाइए, रिक्वायरमेंट क्या है, क्यू पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। अरे भाई आप ही तो बोल रहे हो ना कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो भाई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए, इस क्यू पर नेट फोर्स 0 आना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इस पर नेट फोर्स बना के 0 करते हैं। तो आइए, नेट फोर्स आप देख रहे हैं इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, और कल हमारी बात हुई थी दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो सिंपल ऐड कर लें। तो आइए, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू बाय आर बाई टू का होल स्क्वायर एंड दैट ऑल शुड बी 0। मैंने नेट फोर्स बना के 0 कर लिया। बस आओ इसको सोल्व कर लेते हैं। के क्यू बाय आर स्क्वायर दिस इज -4 के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए, यू आर गेटिंग क्यू इज -q/4। यानी कि अगर मैं स्मॉल क्यू की वैल्यू यहाँ पे देखिए, सब लोग कर्सर पे ध्यान दें, कर्सर दिख रहा है सब लोगों को, आंसर दें, कर्सर दिख रहा है सब लोगों को, कर्सर ये जो हैंड आया हुआ है कर्सर दिख रहा है सबको, यस वेरी गुड। तो बच्चों वापस से पूरे सवाल का मीनिंग समझिए, मीनिंग जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, मीनिंग समझिए। ये जो मिड पॉइंट है, जो स्मॉल क्यू है, अगर केवल इसका भला चाहिए कुछ भी चलेगा, और अगर सबका भला चाहिए तो कि सिर्फ कौन सी वैल्यू चलेगी, दैट इज -q/4। अगर आप यहाँ पे -q/4 रखेंगे तो सबका भला हो जाएगा, और कुछ और रखेंगे तो फिर केवल और केवल इसका भला हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है सब लोगों को। चलिए अभी जी क्या हो गया भैया, बोलो जल्दी से। के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर होगा ना, सॉरी के क्यू स्क्वायर सही बराबर है, सॉरी सॉरी सॉरी, के क्यू स्क्वायर बराबर, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा, सही सही ठीक है। तो क्या रहा कि फिर समझ लीजिए, अच्छा ये जो समझ में आ गया क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं अपने हिसाब से पूछता हूँ, जल्दी से सुनें। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, ध्यान दें। +q/2 -q/4 +q/4 एंड एनी ऑफ अबव। सब लोग आंसर देने के लिए तैयार हो जाएं। ये जो क्वेश्चन अभी अभी हमने किया है, ये क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है और सेम क्वेश्चन एक बार नीट में आया है, लेकिन क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट था। सुने और आंसर देने की कोशिश करें। 4 ऑप्शन आपके सामने, वन स्टार्ट करते हैं। व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू फॉर इट्स इक्विलिब्रियम, आंसर दें। वेरी गुड, फॉर इट्स इक्विलिब्रियम क्या चीज, सबका भला या केवल इसका भला, केवल इसका भला, कुछ भी चल जाएगा। वेरी गुड। नीट में क्वेश्चन था वो सुने, नीट का क्वेश्चन सुने, यस। व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम, शाबाश, फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम चाहिए तो -q/4, कुछ भी चलेगा कि केवल -q/4 चलेगा, केवल -q/4 चलेगा। समझ में आ गया सब लोगों को, चलिए वेरी गुड। तो बच्चों अब आप लोग जब भी सवाल आएगा तो इस बात पे विशेष ध्यान रखना कि उस अकेले पार्टिकल का इक्विलिब्रियम मांग रहा है कि पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम मांग रहा है, अकॉर्डिंगली आपने काम करना है। कर लेंगे, चलिए चीजों को आगे लेके चलते हैं। ध्यान दें, अभी हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में बातें कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम को समझ रहे हैं। आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो भी 3 टाइप का होता है, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, उनको कैसे चेक करते हैं, पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, और समझाने के बाद फिर मैं उसको अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में अप्लाई करूंगा। पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लें, आइए। यानी मैं आपको समझाने जा रहा हूं बच्चों, क्या टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यस, ध्यान दीजिए, हम लोग मैकेनिक्स में क्या पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, सब लोग ध्यान दें बच्चों, ये कोई पार्टिकल है और आपने मुझे बताया कि इस पर नेट फोर्स 0 है और ये पार्टिकल रेस्ट में है। नेट फोर्स 0 और पार्टिकल रेस्ट में है तो डेफिनेटली ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में है। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो एग्जामिनर ने पूछा कि बताओ ये कौन से इक्विलिब्रियम में है। तो हमें इसका टाइप चेक करने का एक तरीका होता है, क्या तरीका है, हम इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं और डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं और इसका बिहेवियर नोटिस करते हैं कि इसने क्या किया। अगर ये डिस्प्लेस्ड पोजीशन से वापस लौट के आ रहा है, डिस्प्लेस पोजीशन से वापस लौट के आएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ये डिस्प्लेस करने के बाद और ज्यादा डिस्टर्ब हो गया और दूर भाग गया तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर ये डिस्प्लेस करने के बाद उसी डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे टिक गया, ना तो वापस आ रहा है ना भाग रहा है, जहां मैंने डिस्प्लेस करके रखा था वहीं टिक गया, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फिर सुन लीजिए, ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। टाइप चेक करने का तरीका, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दीजिए, वापस आया तो स्टेबल, भाग गया तो अनस्टेबल, और उधर ही टिक गया तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर है। अपनी बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे। एक डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर मामला हो जाएगा, ध्यान दें।
ये देखिए बच्चों, एक मैंने मैकेनिकल शेप लिया है और जानबूझ के ऐसा शेप लिया है जिसमें हमें तुरंत समझ में आ जाएगा। इस तरह का मैकेनिकल शेप है बच्चों। एक बॉल यहाँ पर है जो कि विराम रेस्ट में है बिल्कुल, एक बॉल यहाँ पर है जो कि रेस्ट में है, और एक बॉल यहाँ पर भी जो कि रेस्ट में है। मैंने जानबूझ के समझाने के लिए एक मैकेनिकल शेप लिया और ऐसा शेप लिया इसमें अपनी फिजिक्स नहीं लगानी पड़ेगी, कॉमन सेंस से आ जाएगा। ठीक है, मैंने इन जगह पर 3 बॉल, ये हो गया, ये देखिए कर्सर, ये पहली बॉल है जो कि रेस्ट में है, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में है। दूसरी बॉल भी मैंने किस तरह से टिका दी, रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम में है, और ये भी रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तीनों बॉल इक्विलिब्रियम में है। अब आपने मेरे को बोला नहीं नहीं आप तो टाइप चेक करो, टाइप चेक करो, तो आओ कॉमन सेंस की बातें करें पहले। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको डिस्प्लेस करके देखेंगे। इधर देखिए कर्सर की तरफ नजर टाके। यस, पहली बॉल, पहली बॉल जो है, सोचिए अगर मैं इसको थोड़ा सा यूं यहाँ शिफ्ट करके छोड़ दूंगा तो क्या होने वाला है, बॉल वहीं रहेगी कि वापस आएगी, वापस आएगी, बॉल वापस आएगी, यानी पहली बॉल किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक बात है, ओके। दूसरी बॉल पे नोटिस करिए, अगर मैं इस बॉल को थोड़ा सा यहाँ, दिख रहा है कर्सर, अगर थोड़ा सा यहाँ रख करके छोड़ दूंगा तो बॉल वापस आएगी कि निकल लेगी, बॉल तो निकल लेगी। अबे ये तो और दूर भाग गई, तो ये बॉल तो और दूर भाग गई, तो कौन सा है, ये सेकंड बॉल किस में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तीसरा बॉल जो है उसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तो फ्लैट है, यानी क्या हो गया, ना तो वापस आएगी ना दूर भागेगी, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कहने का मतलब बच्चों, मुझे लगता है कि ये बॉल, मुझे लगता है कि ये बॉल किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ये किस में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, और ये बॉल किस में है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। क्लियर है सब लोगों को, सिंपल है। सिर्फ डिस्प्लेस करिए और बिहेवियर नोटिस करिए, डिस्प्लेसमेंट के बाद उसने क्या किया, वापस आए तो स्टेबल, भाग गए तो अनस्टेबल, और टिक गए तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम रहेगा। सुने तुषार, मैं सब बोलने वाला हूं, इक्विलिब्रियम को एसएचएम ऑसिलेशन सब आने वाला है, डोंट वरी। तुषार मेरी बात सुने, सब लोग मेरी बात सुने, मुझे पता है एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है और एग्जाम में क्या आता है, और मुझे पता है बच्चों को कैसे धीरे 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 अपग्रेड करना है। प्लीज अच्छे से सुने, मैं सब बताऊंगा, जितने क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकते हैं मैं उससे ज्यादा आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। है ना, मैं अभी से नहीं पढ़ा रहा हूँ, कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो यार, ठीक है, मुझ पर थोड़ा ट्रस्ट करो, मैं आपको सब बताऊंगा। आप जब टॉपिक खत्म होगा तो आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, एंड दैट्स इट। ठीक है, सुने, सुनने में अलग मजा है, सुनो यार। तो ये हो गया स्टेबल अनस्टेबल, ओके। और आइए और बातें करते हैं। यस, जरा मुझे कॉमन सेंस से बताइए, बॉल स्टेबल इक्विलिब्रियम में ना, यार एक बार बताओ, जब मैं इसको यहाँ रख के छोड़ूंगा, कर्सर दिख रहा है सबको, जब यहाँ रख के छोड़ूंगा तो बॉल वापस आएगी, कॉमन सेंस से बताइए, बॉल यहाँ पे रुकेगी या ये बॉल ऐसे ऐसे करेगी, आई थिंक बॉल यहाँ नहीं रुकेगी, क्या बॉल ऐसे ऐसे करेगी, दिख रहा है बच्चों को। और बॉस, बॉल अगर ऐसे ऐसे करेगी, बॉल अगर ऐसे ऐसे करेगी तो बॉल ये क्या होने वाला है, क्या बॉल ऑसिलेशन कर रही है, यस, ये देखिए, ये देखिए मेरी तरफ, यस। अब ये बॉल यहाँ थी, मैंने इसको यहाँ रखा तो बॉल ये लगातार ऐसे ऐसे करेगी। बोलो ये कौन सा मोशन हो रहा है, क्या बॉल ऑसिलेशन कर रही है, यस, ये बॉल क्या करेगी, ऑसिलेटरी मोशन करेगी, यानी कि बॉल ऑसिलेशन करने वाली। एक बात, दूसरी बात, आप इन बॉल्स को, पता है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करने का एक और तरीका होता है, एक तो तरीका क्या होगा, डिस्प्लेस करके देखो, एक और तरीका भाइयों, क्या तरीका है, पोटेंशियल एनर्जी से। आप लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होता है ना, एमजीएच रटा पड़ा है सबको, एमजीएच। इन तीनों बॉल्स पे आप नोटिस करिए, तीनों बॉल्स पे, पहली बॉल, दूसरी बॉल और तीसरी बॉल, मुझे बताइए तीनों में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, आई थिंक पहली बॉल की। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, दूसरी बॉल की। और तीसरी बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम भी नहीं है मिनिमम भी नहीं है, क्या कुछ बीच में है, यस। तो इसका मतलब आज के बाद अगर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करना हो तो एक और आइडिया आपके पास है, आप कहीं से अपने पार्टिकल या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की इंफॉर्मेशन ले आइए। अगर आपका पार्टिकल या सिस्टम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लगा के बैठा है, चेक करने की जरूरत नहीं है, तुरंत बोलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आपका पार्टिकल या सिस्टम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी लगा के बैठा है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सुन लिया आप लोगों ने, यानी मैं लिख के देता हूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, ये देखिए, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और अनस्टेबल में क्या होगा बच्चे, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी की जानकारी से हम लोग चेक कर सकते हैं, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी किसमें हो आप, स्टेबल में, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किसमें हो आप, अनस्टेबल में। ओके, और आइए, जैसा कि अभी हमारी बात हुई है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब मैंने बॉल को छोड़ा तो बॉल वापस आ रही है, लेकिन मिड पॉइंट पे रुक नहीं रही, वो लगातार ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे करेगी, यानी बॉल क्या करने वाली है, परफॉर्म्स ऑसिलेशन, परफॉर्म्स ऑसिलेशन। बॉल निश्चित रूप से वापस आकर क्या करने वाली है, ऑसिलेशंस करने वाली है। अब यार बॉल ऑसिलेशन करेगी, बात तो आपको समझ में आ गई है। जब आप लोग मैकेनिक्स में एसएचएम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो बच्चों वहां पे एक कंडीशन आपको बताई जाएगी, एक कंडीशन, क्या कंडीशन, ये जो है ये क्या है, ऑसिलेशन है, ठीक बात है, ऑसिलेशन है ये। बच्चों
ऑसिलेशन में जो पार्टिकल अगर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है अगर वो नेग्लिजिबल हो जाए, वेरी स्मॉल हो जाए, तो पता है मैथमेटिकली ऑसिलेशन एसएचएम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सुने, ऑसिलेशन ऑसिलेशन लेकिन जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है अगर वो नेग्लिजिबल कर दिया जाए, वेरी स्मॉल कर दिया जाए, तो ये ऑसिलेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसएचएम में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर मुझे बोलना चाहिए कि पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में वापस आके ऑसिलेशन तो जरूर करेगा, लेकिन इफ डिस्प्लेसमेंट इज नेग्लिजिबल देन क्या कर जाएगा? एसएचएम करेगा। तब क्या कर जाएगा? एसएचएम कर जाएगा। क्लियर है? तो अभी हम इन सारी बातों को हमारे क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं, सब लोग माइंडसेट बना के रखे हैं। चलिए, मैंने आपको टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में सब बता दिया है, जरा फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रेडी हैं सब लोग? यस। मुझे बताइए, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, कोई पार्टिकल रेस्ट में तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, ये इक्विलिब्रियम में। आपने बोला टाइप चेक करो, यस। अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी लगा के बैठेगा? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल में है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल में, डायरेक्ट बोल सकते हैं। और अगर डिस्प्लेस करके चेक कर रहे हैं, जब पार्टिकल को डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे, वापस आया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, लेकिन ध्यान रखें वापस आकर के मिड पॉइंट पे रुकेगा नहीं, लगातार ऐसे ऐसे करेगा। और अगर ऐसे ऐसे करेगा तो ये ऐसे ऐसे लगातार ओसिलेशन होगा कि होकर ही रहेगा? ये ओसिलेशन होगा कि होकर ही रहेगा? होकर ही रहेगा। ओसिलेशन जरूर जरूर करेगा। आंख बंद करके बोल दो, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल आ रहा है तो वो ओसिलेशन तो जरूर 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 करेगा, अनडाउटली करेगा। लेकिन अगर सवाल में इशारा है कि डिस्प्लेसमेंट इज नेग्लिजिबल, तो उस ऑसिलेशन को क्या बोल देना? फिर आप एसएचएम बोल देना। ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का इशारा नहीं है तो अपनी मर्जी से स्मॉल नहीं लेना है, तो फिर क्या बोल देना है? बस ऑसिलेशन होगा। वो बोलेगा एसएचएम हो रहा है क्या? बोले नहीं, सिर्फ ऑसिलेशन होगा। लेकिन अगर सवाल में कहीं ना कहीं हिंट है, मैसेज है कि डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल है, तो फिर आप तुरंत क्या बोल दीजिए? एसएचएम करेगा। क्लियर है? वैसे एक बात है, आपको समझ में आता होगा ना कि मैं ऑसिलेशन और एसएचएम की बात ही कब करूंगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्योंकि आप समझिए ना कि जब बॉल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो वो तो वापस ही नहीं आ रही है, तो जो चीज भाग गई वापस ही नहीं आ रही है, वो ना तो ऑसिलेशन करेगी ना एसएचएम। सो मेक श्योर जब जब स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस होंगे तो हम आगे बढ़ के आपसे पूछेंगे, बताओ बेटा पार्टिकल मिड पॉइंट पे आके रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ऑसिलेशन करेगा कि एसएचएम करेगा, खूब पूरे पूरे की पूछेंगे। आई थिंक फंडा क्लियर है सब लोगों को? समझ में आ गया सब लोगों को? चलिए शिवम, वेरी गुड। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो आइए इन बातों को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, आइए। ये देखिए, मान लीजिए मुझे कहा जा रहा है कि ये देखिए बच्चों, कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू 2 पॉइंट्स आ जाए। ओके, मैंने ठीक मिड पॉइंट पे क्या रख दिया? यहाँ पे स्मॉल क्यू रख दिया। 2 पॉइंट्स आ जाए, कैपिटल मिड पॉइंट पे है ना, मैं बोल रहा हूँ मिड पॉइंट पे रख दिया है। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कैपिटल क्यू इसको रिपेल कर रहा होगा इस तरफ, और ये वाला इसको इस तरफ रिपेल कर रहा होगा। और आप जानते हैं दोनों फोर्स अभी क्या होंगे? दोनों डिस्टेंस बराबर है ना, तो दोनों फोर्स क्या होंगे अभी? कम ज्यादा कि सेम? सेम। जितना ये है उतना ही ये है, कॉमन सेंस की बात है। और अगर दोनों इक्वल हैं, बॉस अगर दोनों इक्वल हैं, तो एफ नेट ऑन क्यू इज जीरो। एफ नेट ऑन क्यू इज जीरो। सो क्या मैं बोल दूं क्यू इज इन इक्विलिब्रियम? बिल्कुल सही बात है। अभी हम देख पा रहे हैं क्यू मिड पॉइंट पर है तो उस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, और दोनों फोर्स कैसे हैं? बराबर है। दोनों फोर्स बराबर है तो नेट फोर्स जीरो आ गया। और बॉस नेट फोर्स जीरो, तो मैं बोल सकता हूँ कि स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में। अब जैसे आपने बोला कि हाँ सर स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में है, तो एग्जामिनर अगला क्वेश्चन मारेगा, बोले नहीं नहीं इक्विलिब्रियम की बात मत करो, ये बताओ कौन सा इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल में है कि अनस्टेबल में? तो भाई उसके लिए तो चेक करना पड़ेगा। और चेक करने का तरीका क्या है? हम पार्टिकल को थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे। अब ध्यान दें, जब हम पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे तो उसको, जैसे ये सिस्टम था ना, हम पार्टिकल को डिस्प्लेस जो है वो यूं भी कर सकते हैं और उसको यूं भी कर सकते हैं। तो अगर मुझे कहा जा रहा है कि एक्सियल डायरेक्शन में चेक करो तो हम उसको यूं डिस्प्लेस करेंगे। मुझे कहा जा रहा है इक्विटोरियल डायरेक्शन में चेक करो तो यूं डिस्प्लेस करेंगे। जिस डायरेक्शन में चेक करने को कहा जाए उसी डायरेक्शन में चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए मैं प्रैक्टिस के लिए दोनों बताऊंगा आपको। आइए सबसे पहले आते हैं एक्सियल डायरेक्शन में। एक्सियल डायरेक्शन में चेक करना है, एक्सियल डायरेक्शन। ठीक है, हम इसका टाइप चेक करने जा रहे हैं एक्सियल डायरेक्शन में। आओ करते हैं। ये देखिए, मुझे बताएं कि ये देखिए, ये अपना क्यू, कैपिटल क्यू और ये कैपिटल क्यू। आपका चार्ज यहां था पहले, मैंने उसको एक्सियल डायरेक्शन में उठा के यहां रख दिया। देख रहे हैं आप लोग, मैंने आपके चार्ज को मिड पॉइंट से उठा के कहां रख दिया? यहां रख दिया। मैंने स्मॉल क्यू को यहां रख दिया। और रख दिया तो जरा देखिए कि कैपिटल क्यू इसको अभी भी रिपेल तो करेगा, लेकिन और ये डिस्टेंस बढ़ गई है,
फर्स्ट कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का सेपरेशन बढ़ गया है तो ये फोर्स पहले जितना आएगा कि लेस आएगा, लेस आएगा। और ये कैपिटल क्यू इसको रिपेल कर ही रहा था, पहले भी करा था अभी भी करेगा, लेकिन आई थिंक ये फोर्स इस बार ज्यादा आएगा। कॉमन सेंस की बात है, हमें फोर्स की वैल्यू में टाइम खराब नहीं करना है, कॉमन सेंस लगाइए। मैंने इसको मिड पॉइंट से थोड़ा सा दाईं तरफ शिफ्ट किया, अगर इसको राइटवर्ड शिफ्ट किया है तो पहला चार्ज और स्मॉल क्यू के बीच में जो फोर्स है, ये डिस्टेंस, ये दूरियां बढ़ गई हैं तो ऑब्वियसली फोर्स कम हो जाएगा। एंड जो लास्ट वाला कैपिटल क्यू था और स्मॉल क्यू के बीच की दूरियां, डिस्टेंस कम हो गई तो ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा। कॉमन सेंस बताइए, एफ नेट जो लग रहा है इस पार्टिकल पे स्मॉल क्यू पे, वो जीरो की नॉन जीरो? ऑब्वियसली अब तो इसमें फोर्स लग रहा है, और आप साफ साफ कॉमन सेंस से देख सकते हैं कि फोर्स किस तरफ लग रहा है, क्या टूवर्ड्स मिड पॉइंट लग रहा है? देख लो आप, टूवर्ड्स मिड पॉइंट, टूवर्ड्स मिड पॉइंट है, टूवर्ड्स मिड, फोर्स किस तरफ लग रहा है? टूवर्ड्स मिड पॉइंट लग रहा है। और बॉस अगर मिड पॉइंट की तरफ लग रहा है तो आप समझ गए पार्टिकल बैठेगा कि लोड क्या आएगा, लोड क्या आएगा। अगर पार्टिकल लोड क्या आ रहा है, मैंने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया था और वो लोड क्या आ रहा है तो हम समझ गए हैं ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। और आइए दूसरा, मान लीजिए मुझे कहा जाए कि इक्वेटोरियल डायरेक्शन में चेक करिए, इक्वेटोरियल, चलो कर लेते हैं, और जहां कहा जाए वहीं पे डिस्प्लेस करना। ये लीजिए, वही आपका कैपिटल क्यू, वही आपका कैपिटल क्यू, और आप समझते हैं ये आपकी क्या होगी, इक्वेटर। आपका चार्ज यहाँ था ना, मैंने उसको उठा के कहाँ डिस्प्लेस कर दिया, ये देखिए मैंने उसको उठा के यहाँ रख दिया, मैंने चार्ज को उठा के यहाँ रख दिया। अब क्या होगा, यस ये वाला इसको भगाएगा, ये वाला भी इसको भगाएगा। कॉमन सेंस जो कलम ने पढ़ा था, दोनों पार्टिकल इस पे इस तरह से फोर्स लगाएंगे, और मुझे फोर्स की वैल्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप कॉमन सेंस से जानते हैं नेट फोर्स आई थिंक इधर आ जाएगा, एफ नेट। और एफ नेट ये आ जाएगा तो जरा से देखिए इस पे जो एफ नेट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, जीरो की नॉन जीरो? नॉन जीरो। उस पार्टिकल फोर्स लग रहा है, और आप खुद देख रहे हैं फोर्स कैसा लग रहा है, टुवर्ड्स मिड या अवे फ्रॉम मिड? अवे फ्रॉम मिड, अवे, अवे फ्रॉम मिड। तो जो फोर्स लग रहा है वो मिड पॉइंट की तरफ नहीं बल्कि दूर की तरफ लग रहा है, तो जैसे मैं पार्टिकल रखूंगा तो वापस आएगी, भाग जाएगा, भाग जाएगा वो तो। और वो अगर वो भाग गया तो किस में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। वेरी गुड। तो आई थिंक इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं ना। चलिए वापस से पूरा सवाल रिपीट करता हूं, ध्यान दें, या सामने दोबारा सुने, पूरा सवाल ध्यान से सुने। 2.4 से कैपिटल क्यू, उनके ठीक मिड पे मैंने स्मॉल क्यू रख दिया। तो मिड पे जब मैंने स्मॉल क्यू रखा, ये देखिए मिड पे जब स्मॉल क्यू रखा तो उस पे लेफ्ट साइड और राइट साइड दो फोर्स बराबर लग रहे थे, नेट फोर्स जीरो था, नेट फोर्स जीरो था तो हमने क्या बोल दिया, हमने क्या बोल दिया, क्यू किस में है, इक्विलिब्रियम में है। जब मुझे टाइप चेक करना था तो एक बार तो मैंने एक्सेल में काम करना था और एक बार मैंने इक्वेटर में काम करना था। एक्सेल में काम करने के लिए मेरा पार्टिकल यहाँ था, मेरा पार्टिकल शुरू में कहाँ था, यहाँ था, मैंने उसको एक्सेल डायरेक्शन में थोड़ा शिफ्ट कर दिया, मेरे पार्टिकल को मैंने मिड से एक्सेल डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। शिफ्टेड पोजीशन पर उस पर दो फोर्स लग रहे थे, लेकिन इस बार दोनों फोर्स का नेट नॉन जीरो था, और मजे की बात किधर था, टूवर्ड्स मिड पॉइंट था, क्योंकि मिड पॉइंट की तरफ लग रहा था तो ऑब्वियसली पार्टिकल वापस लौट के आएगा, लौट के आएगा तो मैंने क्या बोल दिया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्वेटर पोजीशन पे जब चेक करना तो मैंने क्या किया, उसको इक्वेटर पे शिफ्ट किया, इक्वेटर पे शिफ्ट किया, और इक्वेटर पे शिफ्ट करने के बाद फोर्स की डायरेक्शन स्टडी की तो पता लगा कि फोर्स तो उसको वापस ला रहा है कि भगा ले जा रहा है, भगा ले जा रहा है, तो उसको ओवर डिस्प्लेस हो जाएगा वो तो, यानी क्या हो गया, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। क्लियर है? अब क्लियर है तो मुझे आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से। यस, मुझे बताइए इक्वेटर पोजीशन में जब पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो मुझे बताइए क्या करेगा, ऑसिलेशन या एसएचएम? बोलिए। इक्वेटोरियल डायरेक्शन में पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, मुझे बताइए क्या करेगा, ऑसिलेशन या एसएचएम? वेरी गुड, ऑसिलेशन बोल रहा है कोई, हाँ, ऑसिलेशन या एसएचएम या नथिंग, नथिंग। अरे यार क्या करते हो भाई, पार्टिकल वापस ही नहीं आ रहा हो तो भाग गया। अरे कोई चीज वापस आएगी तब जाके वो ऑसिलेशन या एसएचएम कर सकती है ना। इक्वेटर में तो क्या कर रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो वापस आ रहा है कि भागे जा रहा है, वो तो भाग गया। अगर वो वापस ही नहीं आ रहा है तो ना तो ऑसिलेशन ना एसएचएम, वो कुछ भी नहीं होगा, मतलब वापस ही नहीं आ रहा है, दैट इज नॉनसेंस क्वेश्चन बेसिकली। ठीक है, समझ में आ गया सूरज, क्या करेगा, ऑसिलेशन एसएम या नथिंग, नथिंग, वेरी गुड। चलिए अब आइए एक्सियल डायरेक्शन में, मुझे बताइए एक्सियल डायरेक्शन में पार्टिकल जब वापस आएगा तो मुझे बताइए मिड पे रुकेगा क्या, आंसर दीजिए। एक्सियल डायरेक्शन में पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में वापस आएगा, मुझे बताइए मिड पे रुकेगा क्या, मिड पे रुकेगा नहीं, वेरी गुड। क्या करेगा बोलिए, क्या ऑसिलेशन करेगा,
ऑसिलेशन करेगा, वेरी गुड। क्या लगता है ऑसिलेशन करेगा कि एसएचएम करेगा? प्रिसाइज क्वेश्चन। एक्सियल डायरेक्शन के मामले में वो ऑसिलेशन करेगा कि एसएचएम करेगा? वेरी गुड, ऑसिलेशन करेगा। मुझे बताइए अभी इस क्वेश्चन में हमने नेग्लिजिबल वाली भाषा तो यूज नहीं की, क्वेश्चन में कहीं भी इस तरह का कोई मैसेज नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑसिलेशन। अगर मैं इस क्वेश्चन में एक हल्की सी लाइन ऐड कर दूं, डिस्प्लेसमेंट इज नेग्लिजिबल, कम ऑन, डिस्प्लेसमेंट इज नेग्लिजिबल, क्या करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, क्या करेंगे? एसएचएम करेंगे। सही है, एकदम स्मार्ट हो गए तुम लोग, तो बढ़िया बढ़िया आंसर देते हो, सब लोग एक्सपर्ट हो रहे हैं। वेरी गुड, सब लोगों को बस सब समझ में आ रहा है। हाँ भाई, डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल नहीं है, क्या करेंगे? आंसर दें। डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल नहीं है, क्या करना है? जल्दी बोलो। डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल नहीं है, ऑसिलेशन, शाबाश। डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल है, डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल है, एसएचएम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए, अब ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि जेई में आया हुआ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उससे आपके फंडे और क्लियर होंगे। आइए ध्यान दें बच्चों, एक अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम आप समझते हैं। ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई है और ये अपनी वाई एक्सिस हो गई है, ठीक है। ओके, मुझे कहा गया एग्जाम में कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, और यहाँ पर भी एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। बच्चों इसके कोऑर्डिनेट थे 0 एंड ए, और इसके कोऑर्डिनेट थे 0 एंड माइनस ए। तो आप कोऑर्डिनेट देख के समझ ही गए होंगे, ये प्लस वाई पर यहाँ पर ए डिस्टेंस पे है, और ये वाला यहाँ पर प्लस क्यू यहाँ पर माइनस ए, है ना। ओके, और साथ में यहाँ पर भी एक चार्ज था, that was minus q, and this location was 2a and 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये अरेंजमेंट हमें चार्जेस का दिया गया एग्जाम के अंदर, और साथ में मुझे पूछा गया कि इफ माइनस क्यू इज फ्री, माइनस क्यू इज फ्री, देन क्या होगा? हमसे पूछा गया कि अगर माइनस क्यू को फ्री कर दें तो बोले क्या होगा। यानी मुझे माइनस क्यू का बिहेवियर डिसाइड करना कि यहीं रुकेगा कि सेंटर पे जाएगा कि ऑसिलेशन करेगा, वो डिसाइड करना है। तो वो डिसीजन कैसे होगा? आई थिंक फोर्स से। तो बच्चों जिसका बिहेवियर डिस्कस करना है उस पर लगने वाले सारे फोर्स दिखाएं, कॉमन सेंस से बताइए। ये प्लस क्यू क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये प्लस क्यू भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इस पे दो दो फोर्स से लग रहे हैं, तो आप सब जान गए हैं कि नेट फोर्स पे ऐसा लगेगा। अब कॉमन सेंस की बात कर लेते हैं। नेट फोर्स ऐसा लगेगा, और आपने इसको फ्री कर ही दिया है, सवाल ने बोला है फ्री कर दिया। आपने फ्री कर दिया तो बोलिए बैठेगा कि चलेगा? चलेगा, ये पार्टिकल चलेगा, और चलते 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 ये कहाँ पे आएगा? इधर देखिए, ये पार्टिकल यहाँ चलेगा चलेगा चलेगा, और ये फोर्स के इफेक्ट में आ रहा है, तो फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन इसका मतलब क्या होगा? ये एक्सीलरेटेड मोशन करते हुए आएगा, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मान लीजिए स्पीड 0, तो ये स्पीड 1 2 3 4 5, यहाँ जब ये सेंटर पे आएगा ओरिजिन पे, तो इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए कि जब ये यहाँ पर तो स्पीड बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा, लेकिन इस इंस्टेंट पर फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि इधर और इधर फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फोर्स जीरो है लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो पार्टिकल रुकेगा कि चलेगा? चलेगा, वेरी गुड। पार्टिकल रुकने वाला नहीं है, क्या पार्टिकल दूसरी तरफ निकल जाएगा? यस, ये सीखना है आपको। पार्टिकल यहाँ रुक नहीं रहा है क्योंकि यहाँ फोर्स जीरो हुआ है, लेकिन वेलोसिटी है, तो यहाँ रुकेगा कि चलेगा? चलेगा। और चलेगा तो जब वो इधर जाएगा, तो इधर जाते दौरान ये इसको यूं खींचेगा, ये इसको यूं खींचेगा, तो नेट फोर्स इधर आएगा। तो वो जा रहा है इस तरफ और फोर्स लग रहा है अपोजिट तरफ, तो रिटार्डेड मोशन करेगा, स्पीड कम होती जाएगी, और कहीं ना कहीं जब स्पीड जीरो हो जाएगी तो फोर्स के इफेक्ट में वापस आएगा। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है? कहने का मतलब क्या हो रहा है? मुझे लगता है पार्टिकल लगातार, ये देख रहे हैं कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? पार्टिकल लगातार ऐसे ऐसे देख रहे हैं आप लोग? पार्टिकल लगातार ऐसे 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 ऐसे, क्या पार्टिकल लगातार ऐसे करता रहेगा? और पार्टिकल लगातार ऐसे करेगा तो बोलिए क्या हो रहा है? मान बोलिए, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन हो रहा है, वेरी गुड, पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें प्रिसीजन था, उसमें ये ऑप्शन था कि पार्टिकल ऑसिलेशन करेगा, और एक ऑप्शन ये भी था कि पार्टिकल एसएचएम करेगा। तो आइए जरा प्रिसाइज बात कर लेते हैं। मुझे इधर इधर देखें मेरी तरफ, मुझे बताइए कि मेरे इस माइनस यू को डांस करवाने वाला सिस्टम कौन है? क्या ये है ना? कौन है जो माइनस क्यू को लगातार ऑसिलेशन या डांस करवा रहा है? तो ये ना प्लस क्यू ये दोनों मिलकर डांस करा रहे हैं। तो जरा देखें कि मेरे माइनस क्यू को डांस करवाने वाला सिस्टम का साइज कितना है? 2a। इस प्लस क्यू के बीच की गैप कितनी है? 2a। तो ये वो सिस्टम है जो मेरे माइनस क्यू को क्या करा रहा है? डांस करा रहा है। तो इसकी साइज है 2a, और मेरा जो चार्ज है माइनस क्यू, आप नोटिस करिए, मेरा जो चार्ज है माइनस क्यू, उसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 2a। दिख रहा है सब लोगों को? साइज ऑफ सिस्टम 2a, और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 2a। तो बोलिए डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल है या नहीं है?
डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल है कि नहीं है? नहीं है। और नहीं है तो बोलो भाई लोग क्या होने वाला है? ओसिलेशन। बोलो एसएचएम होगा कि ओसिलेशन होगा? ओसिलेशन होगा। और सुनिए, एक ही सवाल में और प्रैक्टिस करते हैं, और ध्यान दीजिए बच्चों। अगर यहाँ के कोऑर्डिनेट ए और 0 होते, सब लोग आ जाए, फिर सुने अच्छे से। ये सिस्टम का साइज कितना है? 2a। और ये इस बार कितना है? a। ये है 2a और ये है a। इस बार a जो है वो 2a से छोटा तो है मगर नेग्लिजिबल नहीं है। ध्यान दें, a 2a से छोटा तो है मगर नेग्लिजिबल नहीं है। और नेग्लिजिबल नहीं है, वेरी गुड, स्टिल ऑसिलेशन, बहुत अच्छा। तो बोलिए, मामला अभी भी नेग्लिजिबल का नहीं बना, तो बोलो भाई लोग क्या करना पड़ेगा? ऑसिलेशन करना पड़ेगा। सोचिए, अगर ये कोऑर्डिनेट हो जाए a/100, 0। यस, कम ऑन, कुछ बोलिए। a/100 और 0। अगेन, मेरे सिस्टम की साइज तो आज भी 2a है और ये डिस्प्लेसमेंट केवल कितना है? a/100। a/100 2a की तुलना में नेग्लिजिबल होता है। और बस अगर ये नेग्लिजिबल है, अगर ये नेग्लिजिबल है भाई लोग, बोलिए इस बार क्या होगा? ऐसे चेक समझ में आया है? तो जो हम ये नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल चिल्लाते रहते ना, नेग्लिजिबल किसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल? जो सिस्टम मेरे चार्ज को घुमा रहा है, ऑसिलेशन करा रहा है, उस सिस्टम की साइज की तुलना में अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल है तो एसएचएम हो जाएगा, और नेग्लिजिबल नहीं है तो फिर सिर्फ क्या होगा? ऑसिलेशन होगा। वेरी गुड। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, तो बच्चों ये था इक्विलिब्रियम के बारे में। मैं फाइनल करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था कि कूलम्ब फोर्स के बारे में, सुपरपोजिशन के बारे में, और अभी हमने उसको कंटिन्यू किया इक्विलिब्रियम के बारे में। इट्स ऑल अबाउट कूलम्ब्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। कूलम्ब्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन की बातें मैं क्लोज करता हूँ। आज इक्विलिब्रियम में हमने क्या क्या खास खास बातें सीखी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम में हमें इक्विलिब्रियम लोकेशन फाइंड आउट करना आता है। दूसरी बात, हमें समझ गए हैं कि अगर कोई चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बैठा हुआ है तो उसकी वैल्यू मैटर नहीं करती है, वो किसी भी वैल्यू के लिए इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो क्या करना है? स्मॉल क्यू को अपनी जगह रख करके सिस्टम के बाकी मेंबर में से किसी एक मेंबर पर नेट फोर्स बना के जीरो करिए, वहां से आपको स्मॉल क्यू की स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाएगी, जिसके लिए पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। यानी कि केवल अकेले चार्ज का भला चाहिए तो कुछ भी चलेगा, और सबका भला चाहिए तो क्या चलेगा? कुछ भी चलेगा कि स्पेशल चलेगा? स्पेशल चलेगा, यू नो। फिर मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम 3 प्रकार होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल, डिस्टर्ब करने में पार्टिकल वापस आ रहा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जब पार्टिकल वापस आएगा तो ऑसिलेशन तो 100% करेगा, गारंटीड है। अगर डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल का मैसेज आ जाए सवाल में तो एसएम बोल देना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में तो कोई बात ही नहीं होगी क्योंकि पार्टिकल वापस ही नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। दिस वाज अबाउट द कूलम्ब्स लॉ एंड एप्लीकेशन। अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड, नाम देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, चार्ज और चार्ज का बिहेवियर। सोचिए, इमेजिन करिए मेरे साथ, जैसे मानिए कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, तो चार्ज के आसपास की वो जगह, वो स्पेस, वो रीजन जहां पर उस चार्ज का असर मौजूद है, उसका इफेक्ट मौजूद है, उसको हम क्या बोलेंगे? चार्ज के असर वाली जगह। चार्ज का फील्ड, उसको क्या बोलेंगे? चार्ज का फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब टर्म सुने आराम से। इलेक्ट्रिक फील्ड का में बहुत गलत फहमियां लोगों के दिमाग में दूर करनी है। कौन इसको आप फील करें अगर देसी में, तो देसी में इसको आप यूं फील करिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बल्ब है। अगर मैं बल्ब को ऑन करता हूं तो बल्ब के आसपास में क्या होगा? बल्ब की लाइट फैल जाएगी। तो बल्ब के आसपास की वो जगह जहां पर उसकी लाइट, जहां पर उस बल्ब का असर मौजूद है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? बल्ब का असर वाली जगह, यानी बल्ब का फील्ड उसको बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर कहीं पे चार्ज है, अगर कहीं पर चार्ज है तो चार्ज के आसपास वो जगह जहां पर उसका असर मौजूद है, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो चार्ज का असर होता है वो दिखता तो है नहीं। जैसे मान लीजिए कोई भी जगह अगर मैं बोलूं यहाँ चार्ज का असर है क्या, तो ऐसा कोई आंख से दिखता थोड़ी कि है कि नहीं है। तो हमें तो इस पूरे टॉपिक के अंदर चार्ज का बिहेवियर यानी चार्ज का असर डिस्कस करना है। तो बच्चों, चार्ज के असर को, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने के लिए चार्ज के असर को डिस्कस करने के लिए, चार्ज के बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने के लिए इस चैप्टर में मेरे पास एक नहीं बल्कि 4-5 तरीके हैं। कौन कौन से? मेरा पहला तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जी हाँ, जहां पर भी चार्ज का असर होगा वहां पे हर जगह कोई ना कोई ई की कोई ना कोई वैल्यू हुआ करेगी, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो मेरा पहला तरीका है ई, जो कि चार्ज के असर को दिखाने का, इलेक्ट्रिक फील्ड को एनालाइज करने का एक न्यूमेरिकल तरीका है। दूसरा तरीका है मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
जहां पर भी चार्ज का असर होगा वहां पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। सो वी इज अगेन अनदर न्यूमेरिकल वे टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चार्ज। मेरे पास तीसरा तरीका है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। जहां पर भी चार्ज का असर होगा तो उसको हम ग्राफिकली दिखाने के लिए क्या करते हैं, लाइंस बना देते हैं। दैट इज अगेन अनदर वे टू रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ चार्ज, ईएलएफ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। बट ऑफ कोर्स, इज इट न्यूमेरिकल वे और ग्राफिकल वे? ऑफ कोर्स दिस इज ग्राफिकल वे। इस तरह से जहां पर भी चार्ज का असर होगा वहां पर हम फ्लक्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वापस से क्या है, बेसिकली वापस ये चार्ज के असर को डिस्कस करने का तरीका है। इसी प्रकार से मेरे पास रहेगा पोटेंशियल एनर्जी, यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान दें, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारा टारगेट ही क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमें चार्ज का असर डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डिस्कस करना है। एंड टू डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर्टिकुलर चैप्टर में वी आर हैविंग मेनी डिफरेंट वेज टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्या तरीके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दीज आर वेरियस वेज जो कि हमें चार्ज के असर को एनालाइज करने में, डिस्कस करने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों, अब हमें इन तरीकों के बारे में डिटेल में बात करनी है। तो आज के लेक्चर में मैं पहला तरीका शुरू कर रहा हूं, दैट इज ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फुल नेम इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कई बार हम लोग शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोल दिया करते हैं, मगर फुल नेम इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई के बारे में बात शुरू होने जा रही है, ई। ठीक है, ओके। जैसा कि मैंने बोला कि जहां चार्ज का असर रहेगा वहां हर जगह कोई ना कोई ई रहेगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए रूम है, इस चैम्बर में मान लीजिए चार्ज का असर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो यहाँ यहाँ हर जगह ई की कोई ना कोई वैल्यू होगी। कहीं पे ई बराबर 5 होगा, ई बराबर 2 होगा, ई बराबर 10 होगा। अरे तो ई बराबर 5 या 2 या 10 या जो भी हो कहां से आया? आगे कोई ना कोई तरीका तो होगा ना कि किसी पर्टिकुलर जगह ई की वैल्यू कैसे निकालें। तो किसी पर्टिकुलर जगह ई की वैल्यू निकालने का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? इट इज force on unit positive test charge, unit positive test charge। हाँ बच्चों, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें ई की वैल्यू निकालनी होती है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को हम क्या बोल देंगे, वही फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू हो जाएगी। ध्यान दीजिए, टेस्ट चार्ज नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब, मैं समझाता हूँ अपने हिसाब से। जैसे मानिए ये कहीं पर चार्ज का असर मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है ये, इसको थोड़ा मैं, यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं थोड़ा सा देसी में बोलूंगा, दैट इज माहौल। ठीक है, तो बोलिए चार्ज चुपचाप बैठेगा कि माहौल बनाएगा, माहौल बनाएगा। तो मान लीजिए कहीं पे माहौल वाली जगह है, क्लियर है सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड को देसी में मैं क्या बोलने वाला हूँ, माहौल। ठीक है, ओके, कोई भी चार्ज, कोई माहौल, हो गया। ठीक है, now नोटिस करें, इस माहौल वाली जगह में आपने मेरे से कहा कि यार ये जो लोकेशन है ना, बताइए यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है। आप ही तो बोल रहे हैं कि जहाँ पे माहौल रहेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, वहां पे हर जगह कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो आपने मुझे बोल दिया, टास्क दिया, बोले बताओ इस जगह पर ई की वैल्यू क्या है। तो बच्चों, जहां पे मुझे ई की वैल्यू जाननी होती है वहां पे मैं क्या करता हूँ, एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ, क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज का मतलब हो गया ऐसा छोटा सा चार्ज, वो इतना स्मॉल चार्ज है कि हम मान सकते हैं कि वो अपना कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा है। ऐसा टेस्ट चार्ज इतना छोटा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये अगर अपना फील्ड बनाएगा तो ये जो ओरिजिनल फील्ड यहाँ पे था, ये उसको डिटेरियोरेट करेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा। तो हम नहीं चाहते कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मेजर कर रहे हैं उसमें डिस्टर्बेंस आए। तो हम काम करने के लिए टेस्ट चार्ज ले रहे हैं। टेस्ट चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जिस वेरी 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 स्मॉल, दैट इज। हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चार्ज पे फोर्स लगाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे फोर्स लगा, मान लीजिए एफ। तो अब आ जाइए, बड़ा आसान काम हो गया, ये देखिए क्या, क्यू नॉट चार्ज पे कितना फोर्स लगा भाई, एफ। तो भाई एकांक चार्ज भी कितना फोर्स लगेगा, दैट इज एफ बाय क्यू नॉट। तो बस इस पे फोर्स लगा एफ, उस फोर्स में मैं क्यू नॉट का डिवाइड करूंगा, तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजीशन। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर अब तो मैं लिख सकता हूँ, E इज लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू बी जीरो, एफ बाय क्यू नॉट। ये हो जाएगा फॉर्मूला। यस, वही लिखा ना, E बराबर क्या, एफ बाय क्यू नॉट। मेक श्योर E इज नॉट फोर्स, E इज नॉट फोर्स, फोर्स या फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और साथ में लिमिट लगाइए। लिमिट क्या लगाई मैंने यहाँ पे, क्यू नॉट टेंडिंग टू बी जीरो। क्यों लगाई, शायद समझ गए होंगे। हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो हमारा टेस्ट चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल कि जीरो के काफी नजदीक है, वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ई का बेसिक फॉर्मूला हो गया। व्हाट इज ई, इज नॉट फोर्स,
फोर्स या फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, वैसे आप जानते हैं फोर्स तो वेक्टर होता है और ये चार्ज तो स्केलर है, तो वेक्टर अपॉन स्केलर, तो ई ने भी क्या होना पड़ेगा, वेक्टर ही होना पड़ेगा। ई भी क्या रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। ठीक बात है, चल वेरी गुड। तो बच्चों ये था ई का डेफिनेशन। फाइनल करता हूं मैं। चार्ज के असर को दिखाने के लिए आज हमने पहला पैरामीटर शुरू किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों। ई को क्या डिफाइन किया, ई सिंपली एफ अपॉन क्यू नॉट, यूनिट पॉजिटिव प्लेस चार्ज पे लगने वाला फोर्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ ई। फॉर्मूला ये आ ही जाएगा डेफिनेशन से। ठीक बात है, ओके। ध्यान दें, ये तो हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो जो भी चीजें मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा उसके बारे में हर छोटी बड़ी बात मैं आपसे करूंगा। तो आइए, यस, ई का फॉर्मूला ये हो गया आपका। मुझे जानना है ई, यस, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें यूनिट भी तो चाहिए होगी ना, इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन करेंगे तो वहां से क्या हो रहा है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो बोलिए क्या यूनिट होनी चाहिए, न्यूटन पर कूलम। सही बात है। इसके अलावा आपको पता ही है इसकी एक और यूनिट भी है, क्या यूनिट होती है, वोल्ट पर मीटर। वेरी गुड शिवम, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। और आप देखना हमारे क्वेश्चन में दोनों बहुत बराबर से यूज होंगे, मतलब यूं मानिए न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर में बोले कौन ज्यादा यूज होगा, दोनों ही बराबर यूज होंगे, दोनों बहुत कॉमन है। तो आप रट के रखें, ई का यूनिट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर रहेगा। एक बार क्या लग रहा है आपको, ये वेक्टर है कि स्केलर है, बोलिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ रहे हैं क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है? ऑब्वियसली यार वेक्टर है, क्योंकि इसकी तुलना किससे कर रहे हो यार, फोर्स से कर रहे हो भाई। इसकी कंपैरिजन किससे कर रहे हो, फोर्स से कर रहे हो ना, एंड फोर्स इज इटसेल्फ वेक्टर। इफ फोर्स इज वेक्टर देन ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर। और वेक्टर तो ध्यान रखें इसकी डायरेक्शन हमेशा कहां होगी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मेक श्योर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और यू कैन से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, सबको याद ही है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। ध्यान दें, पॉजिटिव चार्ज अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अवे। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अवे। मेरे कहने से आप इस तरह याद करें, सुने। अभी अभी हमारी बात हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो वेक्टर है तो आप जानते हैं ये प्लस चार्ज से माइनस, जरा शब्द पकड़िए, प्लस से माइनस की तरफ, तो प्लस से प्लस में आ रहा है कि उससे निकल रहा है, निकल रहा है, तो बोलिए पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अवे, अवे फ्रॉम द चार्ज। और नेगेटिव चार्ज में एंटर करता है, तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अवे या टूवर्ड्स, टूवर्ड्स। तो मेरे ख्याल से आप ऐसे ध्यान कर सकते हैं इसको, इफ क्यू, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे। इफ चार्ज इज नेगेटिव, बच्चों अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स। ध्यान रहेगा सब लोगों को। सब बच्चे मेरे कहने से सिर्फ दो शब्द याद कर लें, कौन कौन से याद होने चाहिए, अवे एंड टुवर्ड्स, हो जाएगा अवे एंड टुवर्ड्स। चलिए आंसर करिए। पॉजिटिव चार्ज, एनीथिंग विच इज पॉजिटिवली चार्ज फील्ड विल बी अवे, एनीथिंग विच इज नेगेटिवली चार्ज फील्ड विल बी टुवर्ड्स। जैसे में याद कर लीजिए, पॉजिटिव क्या चिल्लाता है, अवे अवे अवे। नेगेटिव चार्ज क्या चिल्लाता है, टुवर्ड्स टुवर्ड्स टुवर्ड्स। क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज का माहौल अवे, नेगेटिव चार्ज का माहौल टुवर्ड्स। ठीक है, मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये देखिए। मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, मुझे कहा गया कि बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अरे पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अवे। ये मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज है, मुझे किसी ने पूछा भाई बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अरे ये तो नेगेटिव चार्ज है तो कैसा होगा, अवे या टुवर्ड्स, टुवर्ड्स। क्लियर है सब लोगों को। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कौन सा मेंबर है, वट एवर पॉजिटिव यू हैव अवे, वट एवर नेगेटिव यू हैव दैट इज टुवर्ड्स बनाया। क्लियर है सब लोगों को, ओके। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक पढ़ लिया कि हाँ ठीक है यूनिट ये हो जाएगी और ये वेक्टर है, और ये सब हमने पढ़ लिया। अब ध्यान दीजिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला और न्यूमेरिकल वगैरह डिस्कस करना है। ध्यान दीजिए, ई के मामले की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ई। ध्यान दीजिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज, कोई भी चार्ज पार्टिकल या चार्ज मेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड माहौल बनाएगा। तो हमारे सिलेबस में एक दो नहीं बल्कि 8-9 सिस्टम ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिक बनाते हैं, मैं याद दिलाता हूँ। यस, हमारे सिस्टम में है पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना माहौल बनेगा वो हमें स्टडी करना है। हमारे सिस्टम में, हमारे सिलेबस में है लीनियर चार्ज, उसकी वजह से कितना माहौल बनेगा। हमारे में है रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज, रिंग की वजह से कितना बनेगा। आर्क, यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हमें डिस्कस करना है। इसके अलावा हमारे पास है इंसुलेटिंग लेयर, इंसुलेटिंग लेयर की वजह से कितना बनेगा, कंडक्टिंग प्लेट की वजह से क्या बनेगा, कंडक्टिंग
स्फेयर की वजह से क्या बनेगा, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर की वजह से क्या बनेगा, समझ रहे हैं, होलो सॉलिड सब रहेगा। तो ध्यान दें बच्चों, नहीं डिस्क नहीं है बच्चे अपने सिलेबस में, शिवम डिस्क नहीं है, सिर्फ ये चीजें हैं, ध्यान दें। तो क्या रहा, फिर से बोलता हूँ, हमने पढ़ लिया है कि कोई भी चार्ज सिस्टम क्या करता है, माहौल बनाता है, माहौल यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो चार्ज सिस्टम के नाम पे बच्चों हमारे सिलेबस में 8 चीजें हैं, कौन कौन सी, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लीनियर चार्ज का क्या होगा, रिंग का क्या होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क का क्या होगा, प्लेटों का क्या होगा, प्लेटों में नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग प्लेट, और स्फीयर गोले शोले स्फीयर्स का क्या होगा, उनके बारे में। तो हमें बारी बारी से, वो हमारा प्लान क्या है, हमें बारी बारी से इन सभी चीजों के इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, डायरेक्शन वगैरह की प्रैक्टिस करनी है। क्या आगे का टारगेट समझ में आ गया आपको, हमें बारी बारी से इन सभी मेंबर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, डायरेक्शन, क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस करनी है। यही हमारा आज का बाकी टाइम और अगला पूरा लेक्चर, उसमें यही हमारा टारगेट रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला मेंबर कौन है, पॉइंट चार्ज। चलिए बच्चे स्टार्ट करने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, देसी में बात करें तो आप बोल सकते हैं दिस इज माहौल, माहौल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का माहौल कितना को डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं कोई कैपिटल क्यू चार्ज है और इससे आर दूर पर ये कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, मुझे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ई कितना होगा, यहाँ पर ई कितना होगा, ठीक है। तो मुझे पूछा जा रहा है पॉइंट चार्ज क्यू अपने से आर दूर पर कितना इलेक्ट्रिक बनाएगा। अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला डेवलप करूंगा तो क्या होगा, यहाँ मैं क्यू नोट रखूंगा, वही फोर्स लगेगा, फिर मैं एफ बाई क्यू नोट करूंगा, वो सब करके बच्चे अपने को फॉर्मूला आता है ई बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आज के बाद आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। ध्यान दें, आज के बाद जब भी पॉइंट चार्ज का न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा तो आपको डेफिनेशन में नहीं जाना है, आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने पे नहीं सोचना है। ध्यान दें बच्चे, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वो सब कुछ नहीं करना है, उसी गाइडलाइन को फॉलो करके, उसी प्रोसीजर को, उसी गाइडलाइन को फॉलो करके फॉर्मूला तैयार हुआ है। इसीलिए आज के बाद सीधा फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। पॉइंट चार्ज का नाम आते ही बत्ती जलनी चाहिए, के क्यू बाय आर स्क्वायर। सूरज, के क्यू बाय आर नहीं है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्लियर है सब लोगों को, ये फॉर्मूला हो जाएगा। जब मैं मुझे सवाल करवाना होगा तो मैं क्या करूंगा, चार्ज दे दूंगा और डिस्टेंस दे दूंगा, तो फट से फॉर्मूला के आंसर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वेक्टर में काम कर रहे हैं तो ई वेक्टर के क्यू बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, साथ में आर के पास जाएगा, उसमें क्या बात है। अरे वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में होता क्या अल्टीमेटली, डायरेक्शन चिपका दो, वैल्यू के साथ डायरेक्शन चिपका दो, क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। क्लियर करें, हो गया मामला। पॉइंट चार्ज फॉर्मूला इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। और ध्यान रखना, जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना, ये वाला, तो इसमें आप चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यहाँ पर चार्ज की सिर्फ वैल्यू रखना। फॉर्मूला में सिर्फ चार्ज की वैल्यू रखना है आपको, उसका साइन नहीं डालना है। साइन का हिसाब कहाँ कर लेंगे, पॉजिटिव का तो अवे बोल देंगे और नेगेटिव का तो टूवर्ड्स बोल देंगे। मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे कहा गया फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए मुझे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, और मुझे कहा गया कि भाई यहाँ पे बताओ क्या है, और ये लो नेगेटिव चार्ज है। आइए समझाने के लिए, बच्चों प्लस क्यू चार्ज है, किसने बोला यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और वैल्यू बताइए। पॉजिटिव देखते मैंने क्या बोला, अवे, और वैल्यू ई बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस आर है। नेगेटिव देखते मैंने क्या बोला, टूवर्ड्स, नेगेटिव देखते क्या बोला, टूवर्ड्स, एंड अगेन वैल्यू ई बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर। आप देख रहे हैं मैंने नेगेटिव चार्ज के मामले में भी चार्ज की वैल्यू क्या रखी है, मैंने क्यू रखी है कि माइनस क्यू रखी है, क्यू ही रखी है, माइनस नहीं लिखना है आपको। माइनस का कंसिडरेशन मैंने कहाँ कर लिया, क्या मैंने डायरेक्शन में कर लिया, माइनस देके मैंने क्या बोल दिया, अवे की बजाय टूवर्ड्स बोल दिया। मेक श्योर फॉर्मूला में चार्ज का साइन नहीं डालना है, चार्ज की वैल्यू डालनी है। हाँ कभी वेक्टर फॉर्मूला यूज करना पड़ जाए तो साइन डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये सारी जानकारी थी पॉइंट चार्ज के बारे में। अब आप लोग पॉइंट चार्ज के बारे में समझते हैं, अब आप लोग पॉइंट चार्ज के बारे में समझते हैं। चलिए ध्यान दें, अगर मेरे क्वेश्चन में एक पॉइंट चार्ज होगा, सब बच्चे ध्यान दें, क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। अगर मेरे क्वेश्चन में एक पॉइंट चार्ज है तो उसकी वैल्यू डायरेक्शन में तय कर सकता हूँ। लेकिन बच्चों हमारे क्वेश्चन में कभी कभी एक की बजाय ज्यादा मेंबर्स होंगे, 3 4 5 चार्जेस होंगे, और मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए। अगर 3 4 5 मेंबर है तो फिर क्या करना है, एक का कंट्रीब्यूशन की सबका कंट्रीब्यूशन, सबका कंट्रीब्यूशन, हर मेंबर का कंट्रीब्यूशन हम लोग लेंगे, सभी मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन का वेक्टर डायग्राम बना लेंगे, और उन वेक्टर डायग्राम का सुपर पोजिशन करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाया करेगा। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आइए चलिए भाई कार्यक्रम शुरू करते हैं, बातें बहुत हो चुकी हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सम। ये देखिए बच्चों, ये स्क्वायर है, इसके ऊपर के दो कॉर्नर पे प्लस क्यू और नीचे के दो कॉर्नर पे माइनस क्यू और माइनस क्यू है।
ओके, ये इसका वही डायगोनल और ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, मुझे सवाल कहा जा रहा है ई सेंटर क्वेश्चन मार्क, यानी सेंटर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और हाँ, स्क्वायर का साइड है एक्स, स्क्वायर ऊपर के दो कॉर्नर पे क्या है प्लस क्यू, नीचे के दो कॉर्नर पे माइनस क्यू, साइड है एक्स। मुझे किसकी तैयारी करनी है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आओ काम शुरू करें। ध्यान दें कितने मेंबर हैं, एक मेंबर की ज्यादा मेंबर, ज्यादा मेंबर। और ज्यादा मेंबर तो कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा, एक दो या सब लोग, सब लोगों ने कंट्रीब्यूट करना है। मगर ध्यान रखें प्लस वाले क्या चिल्लाएंगे, अवे अवे अवे, माइनस वाले क्या चिल्लाएंगे, टूवर्ड्स टूवर्ड्स टूवर्ड्स। ठीक है, अच्छा एक बात देखिए आप लोगों ने, सभी चार्जेस की वैल्यू क्यू है, तो क्यू चार्ज अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है तो एक क्यू अगर ई दे रहा है तो दूसरा क्यू भी ई देगा, तीसरा क्यू भी ई देगा। क्लियर है सब लोगों को, क्योंकि सारे चार्जेस सेम है और हर चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस भी सेम है, तो सबका कंट्रीब्यूशन का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। बस डायरेक्शन में फर्क आएगा, प्लस वाला चिल्लाएगा अवे अवे, माइनस वाला चिल्लाएगा टुवर्ड्स टुवर्ड्स। आइए ध्यान दीजिए, ये जो प्लस क्यू है वो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दे रहा है कैसा, अवे, कितना ई। वो प्लस क्यू यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है कितना, ई। ये माइनस क्यू यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है टूवर्ड्स कितना, ई। और ये माइनस क्यू देगा यहाँ पर ई। पता लगा आप लोगों को, दोबारा देखिए, कर्सर की तरफ देखिए प्लीज, सब लोग ध्यान दें। ये जो प्लस क्यू है उसकी वजह से यहाँ कंट्रीब्यूशन है अवे, अवे में ई। ये जो प्लस क्यू है उसकी वजह से भी यहाँ पर कैसा कंट्रीब्यूशन है, टूवर्ड्स या अवे, अवे। ठीक है बच्चों, ये जो माइनस क्यू है वो यहाँ क्या चिल्ला रहा है, टूवर्ड्स। और ये जो माइनस क्यू है वो भी क्या चिल्लाएगा, टूवर्ड्स। तो इस तरह से मेरे कंट्रीब्यूशन आ गए। अब आप समझ रहे हैं ये दोनों मिलाए कितने हो गए, टू ई, और ये दोनों मिलाए कितने हो गए, टू ई। ये टू ई और ये टू ई में कितना एंगल चल रहा है, 90। कितना एंगल है, 90। तो आप समझ ही गए, मैंने कल आपको फंडे बता दिए थे। आई थिंक नेट फील्ड क्या इस तरफ रूट टू ऑफ टू ई हो जाएगा, और रूट टू ऑफ टू ई हो जाएगा तो आओ इसको प्रोसेस कर लें। ई सेंटर चाहिए था आपको, दैट इज टू रूट टू ई, ये आया ना अपने पास, टू रूट टू आया। टू रूट टू तो अपनी जगह सही है। ई, ई क्या था, एक क्यू की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। जरा नोटिस करिए, एक कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस कितनी है। अगर आपका स्क्वायर की साइड एक्स है तो डायगोनल कितना होगा, रूट टू एक्स। डायगोनल कितना होगा, रूट टू एक्स। हमें क्या चाहिए, पूरा डायगोनल की आधा डायगोनल, आधा डायगोनल दैट इज एक्स बाय रूट टू का होल स्क्वायर हो ही जाएगा। मैनेज कर लीजिए, फोर रूट टू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ओबियसली डायरेक्शन तो मैं दिख रही है, फोटो में दिख रही है डायरेक्शन। कैसा हो रहा है डायरेक्शन, क्या नीचे की तरफ हो रहा है ना। समझ में आया, समझ में आया कैसे अप्रोच करनी क्वेश्चंस पे बच्चे, समझ में आ रहा है। आप रिप्लाई करें मुझे जल्दी से, सही बच्चे रिप्लाई करें। क्या कर रहे हैं हम लोग, जितने भी लोग हैं सबका कंट्रीब्यूशन लेना है। ठीक है, पॉजिटिव वाले क्या चिल्लाते हैं, अवे अवे अवे, नेगेटिव वाला क्या चिल्लाता है, टुवर्ड्स टुवर्ड टुवर्ड। हो गया, वेक्टर सम करना कल मैंने आपको बता ही दिया था, वेक्टर सम करिए मजे करिए, आंसर आ गया। चलिए, आर्य पराशर डायगोनल वाला समझ नहीं आया है। डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होती है, डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, रूट टू एक्स। कितनी होगी, रूट टू एक्स। तो अपने को क्या चाहिए, आधा डायगोनल चाहिए ना। कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस क्या होगी, आधी, आधी मतलब रूट टू एक्स का आधा, रूट टू एक्स। डायगोनल कितना है, रूट टू एक्स, उसका आधा कितना हो जाएगा, एक्स बाय रूट टू, इसलिए डिस्टेंस एक्स बाय रूट टू लिया। समझ में आया आर्य, आर्य समझ में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं, अगला क्वेश्चन। फिर आइए बच्चों, वापस से स्क्वायर है, वापस से साइड एक्स है। ओके, ध्यान दीजिए, यहाँ पर है प्लस क्यू और यहाँ पर है माइनस क्यू, यहाँ पर है माइनस का टू क्यू और यहाँ पर है प्लस का टू क्यू। वापस से मुझे बोला जा रहा है इस सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की तैयारी करनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वापस सवाल क्या है, ई सेंटर क्वेश्चन मार्क। इस सवाल की स्पेशल बात समझिए, इस सवाल में कुछ लोग पॉजिटिव है कुछ लोग नेगेटिव है, तो वो अवे टूवर्ड्स आप कर लेंगे। लेकिन इस सवाल में कॉमन सेंस, अगर क्यू चार्ज का कंट्रीब्यूशन ई है तो डबल चार्ज का कंट्रीब्यूशन भी तो डबल होगा। कॉमन सेंस की बात है, क्यू चार्ज बनाता है ई, तो टू क्यू कितना बनाएगा, टू ई। फाइव क्यू कितना बनाएगा, फाइव ई। कॉमन सेंस की बात है, वेरी गुड रितु। तो चलो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले वेक्टर डायग्राम बनाए, चलो मेरे साथ। यस, ये प्लस क्यू यहाँ पर क्या बोलने वाला है, अवे, कितना, ई। ये प्लस टू क्यू यहाँ क्या बोलने वाला है, अवे, कितना, ई या टू ई, टू ई, शाबाश। ये माइनस क्यू यहाँ क्या बोलेगा, टूवर्ड्स, कितना, ई। और ये माइनस टू क्यू क्या बोलेगा, टूवर्ड्स, कितना, टू ई। करना कुछ नहीं भाई,
ई वाले दे रहे हैं, सॉरी क्यू वाला दे रहा है ई, तो डबल क्यू वाला देगा डबल ई, प्लस वाले अवे अवे, माइनस वाले टुवर्ड्स में। हो गया। अब जरा आ जाओ मेरे साथ, यस जरा नोटिस करिए, यस इधर देखिए कर्सर की तरफ बच्चों, ये टू ई और ये ई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो इस तरफ कितना बच जाएगा ई, ये टू ई और ये ई, इस तरफ कितना बच जाएगा ई। तो अगर मैं इसका नेट डायग्राम बनाऊं तो मुझे लगता है नेट डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये आपका सेंटर था, इस तरफ कितना बच रहा है ई और इस तरफ भी कितना बच रहा है ई। बोलो सहमत हो आप मुझसे? वेरी गुड। ठीक है, अब दोनों में तो 90 है तो आप समझ ही गए 90 है, तो इस तरफ आंसर कितना हो जाएगा भाइयों, दिस इज रूट टू ई। वेरी गुड। तो इसका मतलब अगर मुझे ई नेट करना है दैट इज रूट टू ई हो गया, रूट टू ई, ई ई की वैल्यू तय करें। ई क्या था, एक स्मॉल क्यू से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, एक स्मॉल क्यू से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी लें, अरे डिस्टेंस कितनी लें, अरे जवाब दीजिए, डिस्टेंस कितनी लें? आर्या जल्दी से रिप्लाई करें, डिस्टेंस कितनी ली जाए वापस से, डायगोनल कितना होगा रूट टू एक्स। वेरी गुड आर्य। तो इस बार आधा डायगोनल अगेन कितना होगा, एक्स बाय रूट टू का अगेन होल स्क्वायर। चलो मैनेज कर लो बच्चे लोग, क्या आंसर है, टू रूट टू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। और इस बार डायरेक्शन आपको दिख रही है ना, डायरेक्शन पेपर के प्लेन में ऊपर की तरफ आ रही है, डायरेक्शन का सोचने की जरूरत नहीं है, वेक्टर डायग्राम में तो अपने आप ही दिख जाएगा कि हाँ पेपर के प्लेन में ऊपर की तरफ आ रहा है। ऑफ कोर्स डायरेक्शन जो होगी जय वो बिल्कुल सही है, वो कहाँ पे होगी, दोनों एंगल के ठीक बीच में, क्योंकि दोनों वेक्टर बराबर है ना। जब दो वेक्टर ठीक बराबर होते हैं तो डायरेक्शन कहाँ होती है, ठीक बीच में। अगर दोनों बराबर नहीं होते हैं तो जो नेट होता है ना वो बड़े वाले की तरफ झुका हुआ होता है, बड़े वाले के पास में ज्यादा होता है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चे? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ ये जेई में आया हुआ एक क्वेश्चन है, इससे आपको फिर नॉलेज बढ़ेगी। आइए, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है बच्चों। चलिए, ये ओरिजिन है, हमसे कहा जा रहा है यहाँ पर चार्ज है -3q और यहाँ पर चार्ज है प्लस का 2q, ये हो गया माइनस का q और ये हो गया प्लस का 4q, ये हमें दिया हुआ है। इस तरह से यहाँ पे आइए, इसमें यहाँ पर है 2q और यहाँ पर है 7q, यहाँ पर है माइनस का 2q और यहाँ पर है प्लस का 3q। दो डायग्राम दिए हुए बच्चों, नोटिस करिए। यस, और हमसे कहा गया सारे चार्जेस की ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सारे चार्जेस की ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो है, यस इस जगह पर नेट फील्ड E1 है और इस जगह पर नेट फील्ड E2 है। सुन लिया आपने, पहले डायग्राम में ओरिजिन पर नेट फील्ड कितना है, E1 है, दूसरे डायग्राम में यहाँ पर नेट फील्ड कितना है, E2 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि E1 और E2 में कंपेरिजन करिए कौन बड़ा कौन छोटा है। चलो करते हैं, आइए आप ध्यान दीजिए, उसी स्ट्रेटेजी पे काम होगा। कौन सी स्ट्रेटेजी पे, यस क्यू वाला कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ई, तो 2q क्या देगा, 2e, तो 5q क्या देगा, 5e। क्लियर है सब लोगों को? 7q क्या देगा, 7e। एक बार प्लस वाले क्या चिल्लाएंगे, अवे अवे, माइनस वाले क्या चिल्लाएंगे, टूवर्ड्स टूवर्ड्स। आओ शुरू करते हैं, यहाँ पे आ जाइए। यस, -3q क्या बोलेगा, टूवर्ड्स में कितना, 3, ये +2 क्या बोलेगा, अवे में कितना, 2e। क्लियर है? ये -q क्या बोलेगा, ओके इसमें ओके, ये -q क्या बोलेगा, टूवर्ड्स में e, और ये +4q क्या बोलेगा, अवे में 4e। कुछ चालाकी नजर आ गई होगी आपको मेरी इसमें। यस, नोटिस करिए, सब लोग कर्सर पे ध्यान दें। इस डायरेक्शन में कितना हुआ, 5e, और इस डायरेक्शन में भी कितना है बच्चे, 5e। तो आप समझ गए होंगे ये 5e और ये 5e 90 मामला, और 90 मामला है भाइयों, तो इस तरफ E1 तैयार है। कितना तैयार है E1, यस E1 की वैल्यू हो जाएगी √2 टाइम्स ऑफ क्या, 5e हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, हो जाएगी ये। चलिए इस डायग्राम में आ जाए जरा। यस, ये प्लस का 7q क्या बोलेगा, अवे, अवे में कितना, 7e, प्लस का 2q क्या बोलेगा, अवे, अवे में कितना, 2e, प्लस का 3q क्या बोलेगा, अवे, अवे में कितना बोलेगा ये, 3e, और माइनस का 2q क्या बोलेगा, अवे या टूवर्ड्स, टूवर्ड्स में कितना बोलेगा ये, 2e। ठीक है, अब आप खुद चलिए मेरे साथ, कर्सर पे ध्यान दें। यस, इस डायरेक्शन में देखिए,
2e और 7e अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस तरफ क्या बच जाएगा, 5e बच जाएगा। दिख रहा है कर्सर, इस तरफ देखिए, कर्सर पे नोटिस करें, इस तरफ क्या बच जाएगा, 5e बच जाएगा। और इस तरफ तो कितना है ऑलरेडी, 5e है। 5e और 5e आप समझ ही गए होंगे क्या होने वाला है। यस, E2 तैयार है। कितना तैयार हो गया E2 बच्चों, √2 टाइम्स ऑफ 5e, ये तैयार हुआ, √2 टाइम्स ऑफ 5e। हमारे पास, हमने अपनी नॉलेज से हर चार्ज का कंट्रीब्यूशन लिया, वेक्टर डायग्राम बनाया, E1 की वैल्यू हमने तैयार की, E2 की वैल्यू हमने तैयार की। अब दोनों आपके सामने है, एग्जाम में ऑप्शन देगी, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, मुझे आंसर दें आप लोग। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, दो ऑप्शन देता हूं, E1 बराबर E2 एंड E1 इज माइनस E2। बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट या सेकंड, जल्दी आंसर करें। कुछ फर्स्ट बोल रहे हैं और कुछ लोग सेकंड भी बोल रहे हैं। जो लोग सेकंड बोल रहे हैं उनको भी परेड कराया जाएगा, जो लोग सेकंड आंसर बोल रहे हैं उनको परेड कराया जाएगा। अरे भाई, अगर ऊपर एरो मार्क नहीं लगाया है, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर की या मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड की। आई थिंक दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो पहला लाइन बोल रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दूसरा लाइन, अगर मैग्नीट्यूड बिना एरो की बात है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात है, तो आई थिंक ये लाइन तो सही है, और ये लाइन सही है कि गलत है, गलत है। तो समझ में आया भाई लोग, कुछ समझ में आया है। यस, ध्यान दें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर आप वेक्टर के ऊपर एरो नहीं लगाते ना, तो वो किसकी बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड। बोलिए कौन सा लाइन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आंसर दें, फर्स्ट या सेकंड, जल्दी बोलिए, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट। सबको समझ में आ गया फर्स्ट। चलिए और चेक करता हूं आपकी नॉलेज, फिर से दो ऑप्शन दे रहा हूं, फिर से दो ऑप्शन दे रहा हूं। इस बार अगर किसी ने गलत आंसर दिया तो उसमें उसको उल्टा लटका दूंगा। कमान, दूसरे वाले दो ऑप्शन पे गौर करें, कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट या सेकंड, पहला या सेकंड, कौन सा सही है। हाँ, स्मार्ट हो गए अब आप लोग। हाँ, आई थिंक पहला गलत या दूसरा सही है। तो ध्यान रखो भाई लोग, अगर एरो मार्क नहीं है देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली। अगर एरो मार्क है देन वी आर डिस्कसिंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये सही है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और यहाँ पर सेकंड लाइन बोल रही है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। क्लियर है सब लोगों को। चल, ऐसा आप कर सकते हैं। समझ में आ गया सब लोगों को। आई थिंक पॉइंट चार्ज को यूज करना, सुपरपोजिशन करना, सब आपको आ गया है। क्लियर। चलिए कुछ ग्राफ ग्राफ खेल लेते हैं थोड़ा सा। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओके, क्या फॉर्मूला चल रहा है अभी, E was KQ by R square that is proportional to 1 upon R square। ठीक है, तो अगर मुझे कहा जाए कि E और R में ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो यू नो 1 by R square ग्राफ ये बनता है, सबको पता ही है। तो 1 by R square ग्राफ तो बनता है ना, सबको पता है। लेकिन सीखने वाली बात ये है कि इधर देखें, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, सब लोग नजर टिका के रखें, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, मुझे कहा जाए यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन बताइए, यहाँ पर फील्ड होगा अवे और यहाँ भी फील्ड होगा अवे। दिख रहा है, ये चार्ज यहाँ पे अवे और यहाँ पर भी क्या होगा, अवे। दोनों साइड फील्ड इज अवे अवे, पॉजिटिव चार्ज है, अवे अवे। इन गौर करें कि इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से इधर फील्ड और इधर फील्ड, दोनों तरफ फील्ड सेम डायरेक्शन में नहीं है। एक तरफ फील्ड अगर राइट वर्ड है तो एक तरफ फील्ड लेफ्ट वर्ड है। और आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी में, इफ राइट वर्ड फील्ड इज टेकन पॉजिटिव देन लेफ्ट वर्ड फील्ड विल बी नेगेटिव, और अगर लेफ्ट वर्ड फील्ड को पॉजिटिव लेंगे तो राइट वर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का फील्ड अगर पॉजिटिव है तो उसके उल्टे डायरेक्शन वाला फील्ड क्या होगा, नेगेटिव। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये फील्ड मेरी नजर में प्लस ई है, तो ये फील्ड मेरी नजर में क्या होने वाला है, माइनस। क्लियर है सब लोगों को। तो क्या कहूं मैं आपसे, यस बोलिए, एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण दोनों साइड पर फील्ड विल बी पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, या एक साइड पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव। बोलिए, वेरी गुड। थर्ड, एक चार्ज की वजह से दोनों साइड पे फील्ड की डायरेक्शन सेम नहीं होगी, एक तरफ फील्ड पॉजिटिव होगा दूसरा फील्ड नेगेटिव होगा। एक बार, अब अगर आपने समझ लिया कि फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, तो और आते हैं बातों को बढ़ाते हैं आगे। ओके, मान लीजिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ई और यहाँ पर डिस्टेंस हो ही जाएगा। ओके, अपना चार्ज यहाँ पर है, मान लीजिए अपना चार्ज यहाँ पर है, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। ठीक है, ये होगी पॉजिटिव चार्ज। मुझे पूछा इलेक्ट्रिक का ग्राफ। अब आप देखिए कि कर्सर पे नोटिस करें, ये क्या है, प्लस ई, और नीचे क्या होता है, माइनस ई। तो आप नोटिस करिए, चार्ज के जिधर का फील्ड पॉजिटिव है, राइट वर्ड फील्ड को हम क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव। तो जो फील्ड, चार्ज के जिस तरफ फील्ड राइट वर्ड है उसको पॉजिटिव मानते हुए ऊपर में प्लॉट करिए, और चार्ज के जिस तरफ का फील्ड लेफ्ट वर्ड है उसको नेगेटिव मानते हुए नीचे में प्लॉट करिए।
नीचे में प्लॉट करिए। आइए, तो ये इधर का फील्ड राइटवर्ड है ना, इसको पॉजिटिव मानते हुए मैं ऊपर में प्लॉट कर रहा हूँ, और इसके इधर का फील्ड तो नेगेटिव मानते हुए कहाँ प्लॉट कर रहे हैं, नीचे में प्लॉट कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? यस, क्योंकि फील्ड, यहाँ फील्ड कैसा था, यहाँ पे फील्ड था इस तरह और यहाँ पे फील्ड था इस तरह, तो जो फील्ड राइटवर्ड था उसको कहाँ प्लॉट किया, ऊपर में, और जो फील्ड लेफ्टवर्ड था उसको कहाँ प्लॉट किया, नीचे में। इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? बेटा वेक्टर फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, बात तो वैल्यू की ही चल रही है कि हाँ वैल्यू रहेगी, लेकिन हमें साफ साफ दिखा ना दोनों तरफ डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। सृष्टि, चार्ज के दोनों तरफ ये चार्ज है भाई, चीजों को समझो आप, ये चार्ज है, इसके इस तरफ फील्ड है राइटवर्ड और इस तरफ फील्ड है लेफ्टवर्ड, दोनों तरफ फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, सेम है कि जस्ट अपोजिट है? फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, जस्ट सेम या जस्ट अपोजिट? देखो ना डायग्राम में बनाया हुआ मैंने, अपोजिट है ना, तो अपोजिट है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के फील्ड को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हैं तो उसके डायरेक्शन वाले फील्ड को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। समझ में आ रही है सृष्टि मेरी बात? शिवानी, मेरी बात समझ में आ रही है? अभिजय, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का फील्ड अगर पॉजिटिव है तो उसके, अच्छा एक बार बताओ ना, हम बोलते हैं ईस्ट में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो फिर वेस्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हैं, नेगेटिव मानते हैं ना। अगर मैं कहता हूँ ईस्ट में डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव मानेंगे तो वेस्ट के डिस्प्लेसमेंट को क्या मानते हो, नेगेटिव मानते हो ना, वही तो करना है ना, तो हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो ध्यान दें, चार्ज के एक तरफ ऊपर में बनाए और एक तरफ नीचे में बनाए। अब अगर ये समझ में आ गया है तो इसको लेकर के बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? आइए, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, मुझे कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है आपस में, दोनों प्लस क्यू है, यानी कि दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, मुझे कहा जा रहा है इनके बीच में ग्राफ क्या होगा। आइए तैयार करते हैं, ग्राफ तैयार करने का प्रोसीजर समझे, सब लोग ध्यान दें। ओके, यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर भी ये दूसरा चार्ज है। मुझे बताइए ये जो प्लस क्यू यहाँ पर कैसा, पहले तो इनसे पूछ लो कौन कैसा माहौल बनाएगा। यू नो पॉजिटिव हर जगह क्या बोलते हैं, अवे अवे, इधर ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव इधर क्या बनाएगा, अवे, और ये पॉजिटिव इधर भी क्या बनाएगा, अवे। क्लियर? ये पॉजिटिव इधर क्या बनाएगा, अवे, इधर भी क्या बनाएगा, अवे। पॉजिटिव का ही काम है, एक पॉजिटिव क्या बोल रहा है, अवे अवे, दूसरा पॉजिटिव भी क्या बोल रहा है, अवे अवे। हो गया? पहले सबसे अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन पूछ लो कि भाई तू बता तू कैसा कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। हो गया ना? चारों डायरेक्शन बनने के बाद जो फील्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में है उसको पॉजिटिव मानते ऊपर प्लॉट कर लो, और जो फील्ड लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में उसको नेगेटिव मानते हुए नीचे प्लॉट कर लो। ठीक, आइए ये देखो आप, ये वाला, बच्चों ये फील्ड जो है वो कैसा है, राइटवर्ड है ना ये वाला। यस, तो इसको कहाँ प्लॉट कर रहा हूं मैं, देखो ऊपर में, ध्यान दें अच्छे से, ये फील्ड राइटवर्ड था, इसको ऊपर में प्लॉट कर लिया। यस, इसके पास वाला फील्ड देखो, ये वाला फील्ड देखो, ये कहाँ पर है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में ना, और लेफ्टवर्ड इसको कहाँ प्लॉट करें, ऊपर में कि नीचे में। लेफ्टवर्ड फील्ड को हम नेगेटिव मान रहे हैं तो कहाँ प्लॉट करें, ऊपर में कि नीचे में, नीचे में करना पड़ेगा, इसको मैंने नीचे में प्लॉट कर दिया। वेरी गुड। अगेन ये वाला फील्ड आइए, कौन सा, ये वाला फील्ड, ये देखिए वापस समझिए, ये दोनों फील्ड तो राइटवर्ड है ना, ये भी राइटवर्ड है तो ऊपर में जाएगा, और ये भी राइटवर्ड है तो ऊपर में जाएगा। ये लेफ्टवर्ड है और ये भी लेफ्टवर्ड, तो ये दोनों नीचे में जाएंगे, ये राइटवर्ड ऊपर में जाएगा, ठीक है, और ये लेफ्टवर्ड तो ये वापस से नीचे में जाएगा। हो गया? पहले तो मैंने चारों का कॉन्ट्रीब्यूशन तय कर दिया। अब आइए बीच वाली जगह, बीच वाली जगह में आइए, यहाँ पर, यहाँ देखिए सब बच्चे इस तरफ। यस, यहाँ पर क्या है, एक फील्ड है कि दो दो फील्ड है, दो दो फील्ड है, एक फील्ड पॉजिटिव है और एक फील्ड तो नेगेटिव है। शब्दों पर ध्यान दें, एक फील्ड पॉजिटिव है और एक फील्ड नेगेटिव है। अब मुझे इन दोनों को सुपरपोज करना है। जरा सोचिए कि प्लस और माइनस संख्या को सुपरपोज करेंगे तो जरा सोचिए, मिड पॉइंट पे आइए, मिड पॉइंट पे आइए जरा, मिड पॉइंट पे सोचो, अगर ये है +1, ये है +1 और ये है मान लीजिए -1, तो +1 और -1 का सुपरपोजिशन कितना हो जाएगा, 0, यानी मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। मिड पॉइंट से इस तरफ आइए, मिड पॉइंट से इस तरफ आइए, इस तरफ पॉजिटिव फील्ड ज्यादा है और नेगेटिव फील्ड कम है, तो पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव कम है, तो ओवरऑल आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। इस तरफ आइए, पॉजिटिव ज्यादा है और नेगेटिव, सॉरी, इस तरफ आइए, पॉजिटिव तो कम है और नेगेटिव ज्यादा है, तो पॉजिटिव फिगर कम है नेगेटिव ज्यादा, तो ओवरऑल आंसर कैसा होगा, नेगेटिव। तो इन सब बातों को मद्दे नजर रखते हुए बच्चों, इन सब बातों को मद्दे नजर रखते हुए मुझे लगता है नेट ग्राफ जो है वो इस तरह से, ये जो ग्रीन वाला ग्राफ बताइए किसका है, इंडिविजुअल चार्ज का या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, पता लगा सबको। अविजय, इसमें हमने पहले दोनों चार्जेस का अलग अलग ग्राफ बनाया, फिर सुन लीजिए, जिनको परेशानी सुन ले, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए प्लीज, दोबारा सुने, कर्सर पे ध्यान दें।
ये पॉजिटिव चार्ज था, कैसा फील्ड बनाएगा, अवे और अवे। ये भी पॉजिटिव चार्ज था, कैसा फील्ड बनाएगा, अवे और अवे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सबने अपने अपने डायरेक्शन बता दी। ये फील्ड राइटवर्ड है तो ये ऊपर में प्लॉट होगा, ये फील्ड लेफ्टवर्ड है तो ये नीचे में प्लॉट होगा। अगेन ये फील्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में है तो ये ऊपर में प्लॉट होगा, और ये फील्ड लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में तो ये नीचे में प्लॉट होगा। ठीक है, जो जो फील्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में उनको पॉजिटिव मानते ऊपर प्लॉट कर लिया, और जो जो फील्ड लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में उनको नेगेटिव मानते हुए नीचे में प्लॉट कर लिया। हो गया ना। इस बीच वाली जगह पे आइए, इन दोनों चार्जेस के बीच वाली इस जगह में आइए। इसमें ये रेड वाला फील्ड तो कैसा है, पॉजिटिव, और ये वाला रेड वाला फील्ड कैसा है, नेगेटिव। ऊपर का फील्ड पॉजिटिव है, नीचे का फील्ड नेगेटिव है, तो मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड को सुपर पोजिशन करना है, उनको ऐड करना है, नेट करना है उनका। तो यहाँ बीच वाली जगह में जितना प्लस है उतना ही माइनस है। मान लो ये +1 है, ये -1 है, उनका हिसाब कितना बनेगा, 0। इधर चलिए, मान लीजिए +3 है, और ये मान लीजिए -1 है, मान लीजिए +5 है, और ये -2 है। सोचिए, +5 और -2 का सुपरपोजिशन प्लस बचेगा ना भाई। यहाँ प्लस ज्यादा है और माइनस कम है तो प्लस बचेगा। इधर चलिए, यहाँ प्लस कम है और माइनस ज्यादा है तो माइनस बचेगा। और मिड पॉइंट पर जितना प्लस है उतना ही माइनस, तो बीच में 0 आ जाएगा। इसका मतलब ग्रीन ग्राफ किसका हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा किसके बारे में, ये हो जाएगा आपका नेट के बारे में। क्या समझ में आया है, आफरीन समझ में आया है, शिवम समझ में आ गया बेटा, अविजय समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। चलिए, और समझ में आ गया तो फिर चलो देखते हैं कितना समझ में आया। अगला ग्राफ पकड़ लेते हैं, जल्दी से एक और ग्राफ करते हैं, टाइम खत्म हो रहा है। आइए, ये देखिए, एक प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू। वापस से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एक बार प्लस क्यू एक बार माइनस क्यू। अब ध्यान दीजिए, इसको वापस अच्छे से सीखें, सब लोग अच्छे से सीखें। आइए, ये प्लस क्यू है और ये हो गया माइनस क्यू। सबसे पहले तो रटने की जरूरत नहीं है, ग्राफ बनाने का तरीका सीखें। हाँ जी, ये जो माइनस क्यू है ये वाला, इससे पूछ लो भाई तू बता अपने आसपास तू कहाँ कैसा माहौल बनाएगा। ये माइनस क्यू बोली, इधर कैसा बोलेगा ये, टूवर्ड्स, तो इधर भी कैसा देगा, टूवर्ड्स। माइनस, ये माइनस चार्ज है तो हर तरफ कैसा बनाएगा, टूवर्ड्स एंड टूवर्ड्स। क्लियर। ये बच्चों प्लस चार्ज है, ये वाला प्लस चार्ज है, दिख रहा है आपको, ये वाला प्लस चार्ज है पहला। तो प्लस चार्ज दोनों तरफ कैसा बनाएगा, अवे और अवे। कुछ नहीं करना है, मैंने प्लस वाले से पूछ लिया तू बोल भाई, तो उसने बोला, प्लस वाले ने क्या बोला, अवे अवे। माइनस वाले ने क्या बोला, टूवर्ड्स और टूवर्ड्स। हो गया। अब सबसे अपनी अपनी इच्छा पूछ ली, अब इसके बाद क्या करना है, इन चारों ने अपनी अपनी डायरेक्शन बता, इन्होंने अपनी चार डायरेक्शन हमारे सामने है। जो जो फील्ड राइटवर्ड दिख रहे हैं उनको ऊपर में प्लॉट कर दीजिए, जो जो फील्ड लेफ्टवर्ड दिख रहे हैं उसको नीचे में प्लॉट कर दीजिए। मुझे गाइड करें। आई थिंक ये देखिए, ये फील्ड राइटवर्ड है ना, तो ये ऊपर में प्लॉट होगा। ये फील्ड भी राइटवर्ड है तो ये भी ऊपर में प्लॉट होगा। ये फील्ड कैसा है, लेफ्ट वर्ड है तो ये नीचे में प्लॉट होगा। और ये फील्ड भी कैसा है, लेफ्ट वर्ड है तो ये भी नीचे में प्लॉट होगा। आइए, ये लेफ्ट वर्ड है तो नीचे में प्लॉट होगा, ये राइट वर्ड है तो ऊपर में प्लॉट होगा, ये भी राइट वर्ड है तो ये भी ऊपर में ही प्लॉट होगा, और ये लेफ्ट वर्ड है तो नीचे में प्लॉट होगा। पता लग रहा है सब लोगों को, कुछ दिमाग नहीं लगाना है भाई। पहले सबकी अपनी डायरेक्शन पूछ ली, राइट वर्ड वालों को ऊपर में छाप दो और लेफ्ट वर्ड वालों को नीचे में छाप दो, छाप दिया। अब क्या करें, आओ बीच वाली जगह में आइए जरा, इस बीच वाली जगह में आइए। बीच वाली जगह में एक फील्ड है कि दो दो फील्ड है, दो दो फील्ड है। यहाँ दो दो फील्ड है, और मजे की बात, दोनों फील्ड कैसे पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स को सुपरपोज करेंगे तो क्या और बड़ा पॉजिटिव नंबर आएगा, यस। सोचिए, यहाँ मिड पॉइंट पे +1 तो +2 बन जाएगा, 2 और 1 4 बन जाएगा। दो पॉजिटिव संख्या को सुपरपोज करेंगे तो क्या होने वाला है, आई थिंक और बड़ा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो बच्चों, इनका नेट ग्राफ कैसा हो जाना चाहिए, इनका नेट ग्राफ हो जाना चाहिए। तो आप चीजों को समझिए, इनका ये ग्रीन वाला ग्राफ क्या जाएगा, इंडिविजुअल ग्राफ है, नेट ग्राफ है, नेट ग्राफ है। प्लस प्लस को जोड़ा तो ये हो जाएगा। पिछले डायग्राम में बीच में एक पॉजिटिव फील्ड था, एक नेगेटिव फील्ड था, लेकिन इस बार दोनों ही पॉजिटिव फील्ड है, तो इस तरह से नेट ग्राफ आ जाएगा। कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये था ग्राफ के बारे में, रटने की आवश्यकता नहीं, सोच समझ के आंसर बना सकते हैं। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताइए आप लोग, यार मेरे पास दो फील्ड है, एक है E1 इज लेट -3 वोल्ट पर मीटर, और एक है लेट +5 वोल्ट पर मीटर। मुझे बताएंगे, इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा उल्टा करते हैं, दिस इज माइनस का 5 वोल्ट पर मीटर, दिस इज प्लस का 3 वोल्ट। ओके, मुझे बताइए E1 E2 में कौन ज्यादा है,
कौन आंसर दीजिए, विच इज मोर, विच इज हायर, E1 और E2, E1 या E2, विच इज मोर? कुछ लोग E1 बोल रहे हैं, कुछ लोग E2 बोल रहे हैं। E1 ज्यादा है, E1 ज्यादा है भाइयों, ध्यान दो, ध्यान दो। अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में जो प्लस या माइनस होता है वो केवल किसके बारे में होता है, डायरेक्शन के बारे में। तो ये E1 में जो माइनस या E2 में जो प्लस आया है वो वैल्यू में शामिल नहीं है। आप जानते हैं कि -5 नंबर छोटा होता है, प्लस नंबर बड़ा होता है, सब जानते होंगे ना। लेकिन यहाँ पर बात प्लस माइनस की नहीं, प्लस माइनस क्या है, मैग्नीट्यूड है कि डायरेक्शन है, डायरेक्शन है। तो बोलिए यहाँ पर कौन ज्यादा है, E1 ज्यादा है E2 से। ध्यान रहेगा आप लोगों को, E1 ज्यादा है E2 से। E1 की वैल्यू -5 है, माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। और E2 +3 है, तो प्लस जो है वो भी डायरेक्शन के बारे में। तो बिना साइन के आप बात करिए, बोले कौन ज्यादा, E1 या E2? E1 ज्यादा है। क्लियर है सब लोगों को, E1 ही ज्यादा है। मैंने इसीलिए क्वेश्चन लिया है ना, क्योंकि हम लोग सामान्य क्या पढ़ते हैं कि -5 नंबर छोटा, अगर नंबर्स की बात करें हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ते हैं ना, -5 छोटा होता है +3 से। तो वो कंफ्यूजन ना रह जाए। हाँ होता है जब माइनस और प्लस किस में शामिल है, नंबर्स में शामिल है। लेकिन मेरे यहाँ पर माइनस प्लस वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मेरे यहाँ पर माइनस प्लस नंबर्स में शामिल नहीं है, बल्कि किस में शामिल है, माइनस प्लस किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को। इसलिए वो E1 बड़ा है E2 से। क्लियर है? चलिए, तो बच्चों हम लोग पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में बाकी मेंबर्स को हम कंटिन्यू करेंगे, अगला लेक्चर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास खत्म करते हैं। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, लिंक शेयर करने के बाद 10 मिनट बाद आप अपने हैंड आउट्स ले सकते हैं। मैं फटाफट से लिंक शेयर करता हूँ, टाइम बहुत कम बचा है। थैंक यू शिवम, वेरी गुड यासिर। कुछ नहीं करना है शेखर, लिंक को बस क्लिक करिए, जो लिंक आएगा उसको क्लिक करिए, वो हाइपर लिंक है, उसको केवल क्लिक करेंगे तो आप अपने आप गूगल ड्राइव पे चले जाएंगे। और गूगल ड्राइव पे जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल है, पुराने लेक्चर भी अवेलेबल है और आज का लेक्चर भी अवेलेबल है। ये बच्चों लिंक भेज रहा हूं मैं, ये आ गया लिंक, मिला, लिंक मिला आप लोगों को? जल्दी आंसर करिए, टाइम खत्म हो रहा है। लिंक मिला भाई लोग? थैंक यू। लिंक मिला आप लोगों को? बेटे ये लिंक, मैं लिंक रोज रोज शेयर नहीं करूंगा, इस लिंक को परमानेंटली आप सेव करके रख लो, यही लिंक रहेगा। और डेली अब मैं इसको शेयर नहीं करूंगा, 4 दिन हो गए मेरे को शेयर करते हुए। डेली इसी लिंक से आपको क्लास खत्म होने के तुरंत बाद नहीं, 10 मिनट बाद जाना है और वो काम कर लेना है। ठीक है? ओके, चलिए फिर क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद, खुश रहें। थैंक यू।